था, प्लीज़ इसको पढ़ने से पहले आप एक बार उसको ज़रूर पढ़िए। वहाँ से आपको बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड और बिटुमिन से रिलेटेड और जो हमारे पास हाईवे में हम लोग यूज़ करते हैं इक्विपमेंट्स को, वो सारे इक्विपमेंट्स वहाँ पे आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब हमने जो स्टडी करना है यहाँ पे वो सॉइल मैकेनिक्स के इक्विपमेंट, जो सॉइल मैकेनिक्स में हम लोग इक्विपमेंट्सों को यूज़ कर रहे होते हैं उनको हमने स्टडी करना है। यहाँ पे हमने देखना है कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं जिनको हमारे एग्ज़ाम में ज़्यादातर बार पूछा जा रहा होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे हाइड्रोमीटर है। हाइड्रोमीटर मेथड या फिर हमारे पास कौन सा है, पिपेट मेथड है। इसमें जब हम लोग इसमें हम लोग देखते हैं जो हमारे पास हाइड्रोमीटर और पिपेट मेथड है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल पासिंग थ्रू 75 माइक्रोन सीव होता है। अब आप देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हमने थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास सॉइल सैंपल है, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ये हमारे पास सॉइल है। ठीक है, अब सॉइल को हम लोग दो पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर रखे हैं। एक है हमारे पास कोर्स ग्रेन सॉइल, कौन सा हमारे पास, कोर्स ग्रेन सॉइल। अब कोर्स ग्रेन सॉइल में हम कौन कौन सी सॉइल को देखते हैं, देखिए ये है हमारे पास कोर्स, ठीक है जी, कोर्स ग्रेन सॉइल। और सेकंड है हमारे पास यहाँ पे फाइन ग्रेन सॉइल, फाइन ग्रेन सॉइल। जब हम लोग कोर्स ग्रेन सॉइल की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि जो रिटेन है, परसेंटेज रिटेन की अगर हम लोग बात करते हैं, परसेंटेज रिटेन वो कितना है, ग्रेटर देन 50% है। और किससे, वो 75 माइक्रोन सीव से है। 75 माइक्रोन जो हमारे पास क्या है, सीव है, इससे 75 माइक्रोन जो 75 माइक्रोन सीव है उस पर 50% से ज़्यादा क्या कर रहा है, रिटेन मतलब उसी के ऊपर रह जा रहा है। और अगर पासिंग, परसेंटेज पासिंग देखते हैं हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं परसेंटेज पासिंग। अगर आप परसेंटेज पासिंग को देखेंगे, अगर वो हमारे पास क्या है, मोर देन 50% है, किससे, 75 माइक्रोन सीव से, तो उस टाइप की सॉइल को हम लोग बोलते हैं फाइन ग्रेन सॉइल। और जो 50% से ज़्यादा रिटेन करता है उसको हम बोलते हैं कोर्स ग्रेन सॉइल। और जो कोर्स ग्रेन सॉइल है ये फर्दर आगे हम लोग जब देखते हैं, ये भी दो तरीके का होता है। एक होता है हमारे पास ग्रेवल, ठीक है जी, ग्रेवल है। और दूसरा हमारे पास कौन सा होता है, ये होता है सैंड। ठीक है, ये सैंड है। अब इसका जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो परसेंटेज रिटेन जो होता है, परसेंटेज रिटेन जो है वो किस पे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे देखते हैं 4.75 mmC पे देखते हैं। ध्यान देना, ये 4.75 mmC है, ये 75 माइक्रोन सी है। अगर मोर देन 50%, क्या है, मोर देन 50% अगर क्या करता है, रिटेन करता है, मोर देन 50% अगर रिटेन करता है किस पे, 4.75 माइक्रोन mmC पे, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, ग्रेवल कहेंगे। अगर वही हमारे पास क्या करता है, परसेंटेज, यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो क्या है, परसेंटेज पासिंग। अगर परसेंटेज जो पासिंग है, अगर वो क्या है हमारे पास, मोर देन 50% है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सैंड कहेंगे। अब ग्रेवल और सैंड, इसका जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, ये किसके बेसिस पे करते हैं, और ये हम लोग करते हैं सीव के बेसिस पे, SIVE सीव के बेसिस पे करते हैं। और आप सबको पता है जो ग्रेवल का साइज़ जो होता है, ठीक है, ग्रेवल का साइज़ क्या होता है, मोर देन 4.75 mm होता है। और जबकि सैंड का जब आप देखेंगे तो ये हमारे पास होता है सैंड का 4.75 mm टू कहाँ तक होता है, बोलिए, ये होता है हमारे पास 75 माइक्रोन तक होता है, 75 माइक्रोन तक होता है। 4.75 mm टू 75 माइक्रोन के बीच का जो सॉइल सैंपल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैंड बोलते हैं। और 4.75 mm से ज़्यादा होता है, 80 mm से कम होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेवल बोलते हैं। ये तो हमारे पास हो गया। अगर आपको पूछा जाए कि कोर्स ग्रेन सॉइल का जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो ऑन द बेसिस क्या होता है, वो ऑन द बेसिस ऑफ सीव होता है। बट जो फाइन ग्रेन सॉइल होता है इसमें हमारे पास क्या होता है, एक एनालिसिस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेडिमेंटेशन। ठीक है जी, सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है, सेडिमेंटेशन एनालिसिस के बेसिस पे करते हैं। और इसमें, और दूसरा हम लोग किसकी हेल्प से, बाय हेल्प ऑफ द हाइड्रोमीटर, बाय हेल्प ऑफ द पिपेट मेथड की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं। और ये कितने तरीके का है हमारे पास, ये दो तरीके का है। एक तो हमारे पास कौन सा होता है, एक होता है हमारे पास सिल्ट होता है, एक है हमारे पास सिल्ट, और दूसरा हमारे पास क्या होता है, क्ले होता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा और यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास सिल्ट है, और जनरली आप थोड़ा सा इसको और समझना चाहें, इसको हम लोग M से डिनोट करते हैं। इसका साइज़ कहाँ से होता है, 75 माइक्रोन टू कहाँ के बीच में होता है, ये होता है हमारे पास 2 माइक्रोन तक होता है। और जो क्ले होता है हमारे पास,
क्ले जो है वो क्या होता है, लेस देन 2 माइक्रोन होता है। तो इसलिए आप इसको समझ सकते हैं, इसका हम लोग किसके बेसिस पर करते हैं, हाइड्रोमीटर और पिपेट मेथड से हम लोग इस तरीके का क्लासिफिकेशन करते हैं। अगर आपको कभी कॉलम मैचिंग में क्वेश्चंस बनते हैं, हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या करते हैं, फाइन ग्रेन सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं कि वो सिल्ट है या फिर वो क्ले है। सेम पिपेट मेथड की हेल्प से भी हम लोग यही काम करते हैं, ठीक है, दोनों में सेम ही प्रिंसिपल एक्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कैसे ग्रांडे। थर्ड हमारे पास जो मतलब सेकंड इक्विपमेंट जो है वो है हमारे पास कैसे ग्रांडे लिक्विड लिमिट ऑपरेटस है। अब आपको पता है लिक्विड लिमिट पर्पस क्या होता है, टू फाइंड द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल सैंपल पासिंग थ्रू 475 माइक्रोन सीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, ध्यान देना इसको। जो हम लोग लिक्विड लिमिट टेस्ट करते हैं, प्लास्टिक लिमिट टेस्ट करते हैं या फिर श्रिंकेज लिमिट जो टेस्ट करते हैं, उन सब को टेस्ट करने के लिए जो सॉइल होता है उसको 425 माइक्रोन सीप से क्या किया जाता है, पास कराया जाता है। और जो पासिंग सैंपल होता है उसकी हेल्प से हम लोग श्रिंकेज लिमिट या फिर प्लास्टिक लिक्विड लिमिट को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट अगर कभी एग्जाम में आए कि अटरबर्ग लिमिट्स क्या होती है, तो आर बेसिक मेजर ऑफ क्रिटिकल वाटर कंटेंट ऑफ ए फाइन ग्रेन सॉइल होता है। इट्स श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट ही होता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, ये हमारे पास कैसे ग्रांडे ऑपरेटस होता है। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे एक बार, ये जो हमारे पास क्या है, ये सैंपल है, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो सॉइल सैंपल जो 425 माइक्रोन सीप से हमने क्या कराया है, पास कराया है 425 माइक्रोन सीप से। माइक्रोन जो सीप है उससे हमने क्या कराया है, सॉइल सैंपल को पास करा करके हम उसमें क्या करते हैं, वाटर कंटेंट को ऐड करते हैं। वाटर कंटेंट को ऐड करके पेस्ट बना करके हम लोग उसमें इसको एक यूनिफॉर्म थिकनेस के से क्या करते हैं, इसमें लगाते हैं। फिर उसके बाद एक ग्रूव की हेल्प से कट करते हैं। ये जो हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे कट कर रखा है, इस कट को हमने लगा दिया। फिर क्या करते हैं, ये सेम इस तरीके से देखिए। अब हम लोग क्या करते हैं, इस हैंडल से इस तरीके से इसको रोटेट करें, 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमने इसको रोटेट कराना है। और कब तक रोटेट कराना है, जब तक ये जो लेयर है ना, ये एक दूसरे को क्या नहीं कर दे, टच नहीं कर दे, तब तक हम लोग इसको यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें नंबर ऑफ बिलोज लगाते हैं। जबकि स्टैंडर्ड नंबर ऑफ बिलोज कितने होते हैं, 25 नंबर ऑफ बिलोज पे हमको क्या करना होता है, लिक्विड लिमिट को चेक करना होता है। ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कितने नंबर ऑफ बिलोज पे, 25 नंबर ऑफ बिलोज पे हमको क्या करना पड़ता है, लिक्विड लिमिट को चेक करना पड़ता है। तो इसलिए हमारे को यहाँ पे 3 बार सैंपल लेना पड़ता है। एक ऐसा सैंपल लेना पड़ता है कि जब नंबर ऑफ बिलोज क्या हो, मोर देन 25 हो, जैसे कि 30, 37 या 35 कोई भी। और एक ऐसा होना चाहिए जो लेस देन 25 से मतलब 25 बिलोज पे हमको क्या मिल जाए, ये एक जो कट किया हमने एक दूसरे को क्या कर दे, टच कर दे। इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा हमको यहाँ पे समझना है, ये ऑपरेटस जो होता है इसको हम लोग कैसे ग्रांडे ऑपरेटस बोलते हैं। और इस ऑपरेटस की हेल्प से जो हम लोग फाइंड करते हैं वो क्या होता है, लिक्विड लिमिट होता है। और जो सॉइल होता है वो 425 माइक्रोन सीप से उसको पास कराया जाता है। एक्चुअल में लिक्विड लिमिट एक वाटर कंटेंट को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँ तो इस तरीके से देखिए, आप देखते होंगे इस तरीके का है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये तो होता है यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वॉल्यूम होता है इस तरीके का, ठीक है, ये वॉल्यूम है। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, वाटर कंटेंट होता है। स्मॉल w से हम लोग क्या करते हैं, सॉइल मैकेनिक्स में वाटर कंटेंट को कर रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके का आपने एक ग्राफ बनते हुए देखा होगा, इस तरीके का एक ग्राफ रहता है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास है इस तरीके का, ठीक। आगे और थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, इस तरीके का होता है हमारे पास। ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, ये क्या, ये हमारे पास है लिक्विड स्टेट, ठीक है। ये कौन सा हमारे पास, लिक्विड स्टेट है। और ये कौन सा हमारे पास, ये हमारे पास है प्लास्टिक स्टेट है, ठीक है जी, प्लास्टिक स्टेट है ये। और ये हमारे पास क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड स्टेट है ये। और ये हमारे पास है सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट, ठीक है, सॉलिड स्टेट है हमारे पास ये सॉलिड स्टेट। तो ये जो प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट के बीच की जो लिमिट होती है इसको हम लोग बोलते हैं लिक्विड लिमिट। सेमी सॉलिड और प्लास्टिक स्टेट के बीच की जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक लिमिट। और सेमी सॉलिड और सॉलिड स्टेट के बीच की जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। तो एग्जाम में काफ़ी बार जेईई में यही क्वेश्चन आ जाता है कि प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट के बिटवीन जो बाउंड्री होती है वो कौन सी लिमिट होती है, वो लिक्विड लिमिट होती है। और एक और भी क्वेश्चन बन जाता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जो छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि इन तीनों में ऑर्डर क्या होता है, कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी होती है, लिक्विड लिमिट की होती है, प्लास्टिक लिमिट की होती है। तो लिक्विड लिमिट, उसके बाद क्या होता है हमारे पास, प्लास्टिक लिमिट होता है। और सबसे कम जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, श्रिंकेज लिमिट होता है। इस ऑर्डर को आपने ध्यान देना, ये भी काफ़ी बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। तो इस छोटे छोटे डाटा से रिलेटेड जो भी हमारे पास बन रही है, हमने यहाँ पे एपरेटस को जाना, हमने यहाँ पे लिक्विड लिमिट को जाना है। लिक्विड लिमिट का मतलब होता है यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ बहुत नेग्लिजिबल होती है परंतु बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है, ठीक है, 2.7 होती है।
परंतु जो ठीक है ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो सॉइल होता है वो जस्ट लाइक एज ए फ्लूइड क्या कर रहा होता है, बिहेव कर रहा होता है, फ्लूइड की तरह बिहेव कर रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए इसको लिक्विड लिमिट बोलते हैं। लिक्विड मतलब समझ रहे हैं ना, लिक्विड लिमिट। और ये हमारे पास क्या है, और एक और क्वेश्चन यहाँ पे बनता है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ साथ में, इससे आपका ना ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। एक एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कौन सा लिमिट है कि उस लिमिट के बाद वॉल्यूम क्या नहीं करता, चेंज नहीं करता। देखिए ये वॉल्यूम वर्सेस किस में, वाटर कंटेंट में, आफ्टर विच लिमिट जो है वॉल्यूम क्या नहीं कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, तो वो हमारे पास कौन सी होती है, श्रिंकेज लिमिट होती है। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि किस लिमिट के बाद वॉल्यूम चेंज नहीं करता, वो श्रिंकेज लिमिट होती है। और एक और मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूँ यहाँ पे, वो क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है कि एट श्रिंकेज लिमिट, एट श्रिंकेज लिमिट, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एट, जो हमारे पास कौन सी है, श्रिंकेज लिमिट, जो श्रिंकेज लिमिट, यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन होता है उसका वैल्यू कितना होता है। जो डिग्री ऑफ सैचुरेशन है ना, उसका जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होता है, एक तो 1 कह सकते हैं, और अगर आप परसेंटेज में देखेंगे तो वो कितना होगा हमारे पास, 100% होगा। कितना होगा हमारे पास, 1, और कितना होगा हमारे पास, 100% होगा। तो इन दोनों में से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे क्या है हमारे पास एग्जाम में बन सकता है, इसलिए थोड़ा सा हमने क्या करना है, इसको अच्छे से समझना है। अगर इतना आपको क्लियर है, ओके। अभी हमने सिर्फ एक ही पढ़ा है, इसको जो ये ऑपरेटर्स आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इसको मैं आगे नेक्स्ट बताता हूँ। अभी आपने इसको समझना था कैसे ग्रांडे लिमिट को, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कौन पेनिटोमीटर मेथड है, प्लीज़ ध्यान से समझिए इसको, कौन पेनिटोमीटर मेथड है। तो इसमें क्या है, द मॉइस्चर कंटेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू कौन पेनिट्रेशन ऑफ 20, ये हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ था कि ये क्वेश्चन आया हुआ था जीपीएससी में, ठीक है। जीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारे पास क्या है, ये जो डेप्थ है, कितनी डेप्थ पे जो हम लोग क्या करते हैं, जो ये कौन है, जो ये क्या करता है, पेनिट्रेट करता है इसमें, कितनी डेप्थ में पेनिट्रेट करना चाहिए, 5 सेकंड में 20 mm डेप्थ पे पेनिट्रेट करता है। और उस डेप्थ पे हम लोग क्या करते हैं, बाय हेल्प, फिर हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट को क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। और जो मॉइस्चर कंटेंट होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड लिमिट बोलते हैं। तो ध्यान देना है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। द मॉइस्चर कंटेंट कॉरस्पॉन्डिंग टू कौन पेनिट्रेशन, तो लिक्विड लिमिट के हमारे पास दो इक्विपमेंट्स हो गए, एक तो कौन पेनिटोमीटर मेथड हो गया, और एक कौन सा हो गया, कैसे ग्रांडे मेथड हो गया। तो इन दोनों डाटा को आपने ध्यान देना है, 20 mm इन 5 सेकेंड्स, ठीक है। और ये ऑपरेटर्स का नाम याद रखना है, कौन पेनिटोमीटर मेथड को याद रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट हेड परमेबिलिटी ऑपरेटर्स है। तो इसमें हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे पास क्या है, पर्पज़, इसका पर्पज़ क्या है। अब आपको सबको पता है परमेबिलिटी ऑपरेटर्स है, ये परमेबिलिटी फाइंड करने के काम आता है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे ना, वो हम सारे क्वेश्चंस देखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या है हमारे पास, पर्पज़ क्या है, टू फाइंड परमेबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। तो आप कैसे याद रखेंगे कि कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए और फाइन ग्रेन सॉइल के लिए कौन सा करते हैं। देखिए C4 है हमारे पास कॉन्स्टेंट, ठीक है। C4 क्या है, C4 कॉन्स्टेंट है, और C4 C मीन्स ही क्या है हमारे पास, कोर्स ग्रेन सॉइल। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ये हमारे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि कोर्स ग्रेन सॉइल का, आप अब वहाँ क्वेश्चन में जो दे रखे होंगे ना, दोनों ऑपरेटर्स दे रखे होंगे। आपको कांस्टेंट हेड परमेमीटर भी दे रखा होगा और फॉलिंग हेड परमेमीटर भी दे रखा होगा। तो इसलिए आप C4 करना, तो इससे आपका क्वेश्चन क्या नहीं होगा, गलत नहीं होगा। C4 कांस्टेंट हेड परमेमीटर है, और C4 क्या, कोर्स ग्रेन सॉइल है। अब आपको एक क्वेश्चन और पूछा जाता है एग्जाम में कि यूनिट ऑफ परमेबिलिटी वो क्या होती है हमारे पास, वो सेंटीमीटर पर सेकंड और mm पर सेकंड और मीटर पर सेकंड भी हम लोग कहीं कहीं पे देखते हैं, बट जनरली हमारे को mm पर सेकंड या फिर सेंटीमीटर पर सेकंड में हमको देखने को मिलता है। अब आपने ध्यान देना है कि जैसे हमारे पास क्या है, हम जो सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसमें एक तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, ग्रेवल पढ़ते हैं, एक हम लोग क्या पढ़ते हैं, सैंड पढ़ते हैं, एक हम लोग क्या पढ़ते हैं, सिल्ट पढ़ते हैं, एक हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्ले पढ़ते हैं। तो एग्जाम में एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि इन सब की अगर इन चारों में देखा जाए तो परमेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होती है। तो सबसे ज़्यादा परमेबिलिटी होती है ग्रेवल की, उसके बाद होती है सैंड की, और उसके बाद होती है हमारे पास सिल्ट की, और सबसे कम जो परमेबिलिटी होती है वो किसकी होती है, क्ले की। इसलिए हम लोग क्ले को इम्परवियस मटेरियल भी बोलते हैं। इम्परवियस मतलब जिसमें से सॉइल, जिसमें से वाटर क्या होता है, बड़ी मुश्किल से क्या कर रहा होता है, पास कर रहा होता है, क्योंकि जो वॉइड्स होता है वो बहुत ही छोटा होता है और उसमें से वाटर को पास करने में बड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसको इम्परवियस भी कहते हैं। और आपने देखा होगा कि जो पुराने ज़माने जो घर बने हुए होते थे, अभी तो सब मिट्टी के मतलब ईंटे मतलब ब्रिक्स के बने होते हैं, स्टोन के ये सब के हैं, परंतु जब मिट्टी के घर बने होते तो हम लोग आउटर पे
किसका लेप लगाते थे, क्ले का लेप लगाते थे, क्योंकि वो वाटर को अंदर क्या नहीं करने देता था, पास नहीं करने देता था। रीज़न, क्योंकि वो एक इम्परवियस मटेरियल था, इसीलिए जो क्ले है वो इम्परवियस मटेरियल। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस तरीके से होता है, ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा डार्सी लॉ, बाय हेल्प ऑफ द डार्सी लॉ, एक फॉर्मूला है हमारे यहाँ पे के इंटू आई इंटू किसको होता है, ए के होता है, और आई जो यहाँ पे होता है ये क्या होता है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है। ए मीन्स क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सैंपल होता है। क्यू मतलब होता है डिस्चार्ज, जो किसी भी सॉइल सैंपल से हम लोग क्या करते हैं, पास कराते हैं। तो यहाँ से अगर आपको के का वैल्यू पता करना है तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली में डार्सी लॉ के अकॉर्डिंग जो होता है ना, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू किसको होता है, आई के इक्वल होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई। और जैसे ही आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, के इंटू आई। व्हाट इज़ द के इज़ द परमेबिलिटी, और जो आई होता है ये क्या होता है हमारे पास, डेल्टा एच बाय किसके इक्वल होता है, एल के इक्वल होता है। चेंज इन हेड बाय टोटल हेड के इक्वल होता है। ध्यान देना, जब तक वाटर में हेड का चेंज नहीं होगा, मतलब अगर एक वाटर हमारे पास यहाँ पे इस तरीके का, यहाँ पे हमारे पास क्या ये सॉइल सैंपल है जिसमें से हमने पास कराना है, और दूसरा हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस तरीके का, देखिए यहाँ पे जो इसमें वाटर लेवल है वो इस पॉइंट पर है, इसमें जो वाटर लेवल है वो इस पॉइंट पर है। ये जो डिफरेंस है, ठीक है ना, ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा एच बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, डेल्टा एच। और आप इसको कैसे पता कर सकते हैं, ये हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास, h1, क्या है ये हाइट हमारे पास, बोलिए, ये हाइट है h1, ये वाला हाइट क्या है हमारे पास, h2। और तो h2 h1 में से आप क्या करिए, h2 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो डेल्टा एच का वैल्यू मिल जाएगा। और ये जो लेंथ है ये हमारे पास क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है। हम लोग इस तरीके से देख रहे हैं। एक्चुअली में जब आप 3D में देखेंगे ना इसको, मैं यहाँ थोड़ा सा बताऊँ, 3D में जब आप देखने की इसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का है, ठीक है, इस तरीके का है, इस तरीके का है ये सैंपल जो है। तो हम लोग जो देख पा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके का है ये। हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये है, इस तरीके का सैंपल है हमारे पास। तो हम लोग सिर्फ इस सैंपल की बात कर रहे हैं, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं ना वो सिर्फ इसको देख रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या है, लेंथ है, एल इज़ द लेंथ। और ये जो हमारे पास इस तरीके का, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ये क्या हमारे पास, एरिया ए, ठीक है, ये हमारे पास हो गया एरिया। तो अब हम लोग समझ रहे हैं कि यहाँ पे पूरी कोशिश करते हैं। अगर आपको यहाँ पे आई का वैल्यू देखना है तो आई क्या हो जाएगा, डेल्टा एच बाई एल। तो डेल्टा एच भी क्या है, मतलब मीटर में या सेंटीमीटर में, लेंथ भी किस में, मीटर सेंटीमीटर में। तो इसका अपना खुद का कोई यूनिट नहीं होता है, तो दैट्स मीन्स आई इज क्या है, यूनिट लेस है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट यूनिट लेस होता है। तो जो यूनिट वी का होगा वही यूनिट किसका हो जाएगा, के का हो जाएगा। और वी क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। अगर आपको डिस्चार्ज पता करना है तो आप सबको पता है डिस्चार्ज इक्वल टू किसको होता है, वी इंटू ए के होता है। वेलोसिटी इंटू एरिया इक्वल टू किसके होता है, डिस्चार्ज के इक्वल होता है। तो वे का वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो के इंटू आई इंटू ए के इक्वल और इंटू किसके हो जाता है, क्यू के इक्वल हो जाता है। अगर आप उसको और फर्दर सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो के ही है, आई को आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा एच बाई एल इंटू क्या लिख सकते हैं, ए इंटू किसको हो जाएगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा। हमको किसका वैल्यू पता करना है, के का वैल्यू पता करना है। तो क्यू इंटू एल अपॉन डेल्टा एच मल्टीप्लाई ए हो जाएगा हमारे पास। अगर आपको इतना कंसेप्ट क्लियर है ना यहाँ से, तो आपका कोई भी क्वेश्चन, मैं बोलता हूँ सॉइल मैकेनिक्स में, अगर वो कांस्टेंट हेड पर मीटर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। सिर्फ आपने देखिए, हमने मीटर सिर्फ किसको पढ़ना है, इक्विपमेंट को पढ़ना है, आप सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पर्पज़ क्या था, टू फाइंड वर्केबिलिटी ऑफ कोर्स ग्रेन सॉइल। यूनिट क्लियर हो गया आपको, ये भी पता चल गया कि किस सॉइल का परमेबिलिटी ज़्यादा होता है, ये भी मैंने बता दिया कि क्यों इसका कम है और क्यों उसका ज़्यादा है, क्योंकि उसका वॉइड्स का साइज़ ज़्यादा होता है, इजीली वाटर पास कर जाता है। इसका वॉइड्स का साइज़ बहुत कम होता है, इसलिए वाटर इजीली पास नहीं कर रहा होता है। और जो फॉर्मूला है हमारे पास वो ये फॉर्मूला होता है इस तरीके का, और एपरेटस ये, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फॉलिंग हेड परमेमीटर मेथड है। फॉलिंग हेड परमेमीटर, इसका क्या काम है, टू फाइंड परमेबिलिटी ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल होता है। फाइन ग्रेन सॉइल के लिए हम लोग किस ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं, फॉलिंग हेड परमेमीटर को यूज़ करते हैं। यूनिट क्या, सेम परमेबिलिटी का यूनिट है। और मैंने अभी आपको बताया था, वहाँ पे बताया था C4 कांस्टेंट, C4 कोर्स ग्रेन। और मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा हूँ, एफ मीन्स क्या है हमारे पास, फॉलिंग, ठीक है, एफ मीन्स क्या है हमारे पास यहाँ पे, फॉलिंग, ठीक है, फॉलिंग हेड एपरेटस, परमेमीटर एपरेटस हो जाएगा। और जो हमारे पास यहाँ पे एपरेटस हो जाएगा ये, और जो हमारे पास यहाँ पे एफ है, ये एफ क्या हो जाएगा हमारे पास, फाइन ग्रेन सॉइल हो जाएगा, ठीक है जी, फाइन
ग्रेन और ये हमारे पास सॉइल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। सेम हमारे पास क्या है, यूनिट है। अब ध्यान देना, जो क्वेश्चन हमारे पास एग्जाम में जो जनरली बनता है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो आता है वो हमारे पास जनरली जो क्वेश्चन आता है वो कांस्टेंट हेड से ही आता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है, कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। जनरली हमारे पास जेईई के एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, परंतु अगर आप फॉर्मूला देखेंगे तो फॉर्मूला होता है 2.03 a इंटू एल, और ये होता है हमारे पास log 10, और यहाँ पे होता है H1/H2 इंटू किसके होता है a इंटू किसके होता है डेल्टा टी के इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ डाटा पता चल जाएगा। H1 H2 क्या होते हैं हमारे पास, हम लोग देखते हैं T1 टाइम में जो वाटर लेवल था वो यहाँ पे था, वो था H1, और टाइम क्या था T1। जब हम लोग कुछ देर के बाद देखते हैं तो हमारे पास जो मतलब हेड होता है वो थोड़ा सा डाउन हो जाता है, क्योंकि वाटर धीरे धीरे क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो यहाँ पे वो टाइम क्या होता है, T2 होता है। और जो डेल्टा टी होता है ये किसके इक्वल होता है, डेल्टा टी इक्वल टू होता है हमारे पास T1 माइनस किसके इक्वल होता है, T2 के इक्वल होता है। H1 H2 आपको क्लियर हो गया क्या है। ए इज़ द, जो हमारे पास ये जो पाइप होता है, पाइप का ए डाया होता है, स्मॉल ए क्या है, डाया ऑफ पाइप होता है। ध्यान देना, डाया ऑफ एरिया ऑफ पाइप, ये क्या हमारे पास एरिया ऑफ पाइप है। और जो हमारे पास कैपिटल ए होता है ये हमारे पास क्या होता है, क्रॉस सेक्शन। ध्यान देना, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्या है हमारे पास, सैंपल होता है। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सैंपल है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सैंपल है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। अब बाकी सारा डाटा आपको, एल इज़ द लेंथ ऑफ द सैंपल, ठीक है ना। एल हमारे पास क्या है, एल इज़ द लेंथ ऑफ सैंपल है। लेंथ ऑफ क्या हमारे पास, सॉइल सैंपल है। सेम उसी तरीके से जैसे हमने पीछे देखा था डायग्राम में, उस तरीके से। तो इस तरीके के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे को एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कांस्टेंट हेड परमीटर इज यूज्ड टू टेस्ट परमेबिलिटी ऑफ। अब ध्यान देना, ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट हेड परमीटर इज यूज्ड टू। देखिए यहाँ पे सिल्ट है, क्ले है, ये तो दोनों कौन से होते हैं हमारे पास, ये तो फाइन ग्रेन सॉइल होते हैं। जबकि आप कहेंगे सर ये तो दोनों कोर्स ग्रेन में, जो सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं ना हम लोग, जब यहाँ पे सॉइल को देखते हैं तो सॉइल हमारे पास 3 तरीके का होता है। एक होता है हमारे पास कोर्स सैंड, एक होता है हमारे पास कौन सा है, मीडियम सैंड, और एक जो लास्ट होता है हमारे पास वो कौन सा होता है हमारे पास, कोर्स सैंड हो गया, मीडियम सैंड हो गया, और ये एक होता है हमारे पास कौन सा होता है, फाइन सैंड होता है। तो हम लोग इसमें किसका ऑप्शन टिक करेंगे, हम लोग इसमें करेंगे कोर्स सैंड, क्योंकि इन दोनों से बड़ा क्या है, कोर्स सैंड है। इसलिए कांस्टेंट हेड परमीटर के लिए हम लोग कोर्स सैंड का यूज़ करेंगे। जनरल एग्जाम में सैंड आता है, फिर डी ऑप्शन नन ऑफ दीज होता है, उस तरीके से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोर सूटेबल फॉर डिटरमाइन परमिटिविटी ऑफ द क्ले सॉइल। बोलिए क्ले कौन सा सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल है या फाइन ग्रेन सॉइल है। जो क्ले हमारे पास है ये हमारे पास कैसा है, ये फाइन ग्रेन, ये हमारे पास फाइन ग्रेन सॉइल है। तो फाइन ग्रेन जब सॉइल सैंपल होगा तो उसके लिए हम लोग कौन सा मेथड करते हैं, बोलिए F4 फाइन। F4 क्या होगा हमारे पास, फॉलिंग होगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए विच ऑप्शन इज करेक्ट, बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो बी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास सॉइल कंपैक्शन टेस्टिंग एपरेटस जो है, पर्पज़ इसका क्या होता है, ये आपने देखा है, ठीक है ना। ये रैमर है हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या रैमर, और ये हमारे पास क्या होता है, मोल्ड होता है, ठीक है, मोल्ड है। अब आप देखेंगे ना जब लैब में तो आपको 2 साइज़ के मोल्ड मिलेंगे। एक जो मोल्ड होगा आपके पास वो कितना डाया का होगा, 10 सेंटीमीटर डाया का होगा, और दूसरा जो मोल्ड होता है हमारे पास वो कितना होता है, एक मोल्ड होता है हमारे पास 50 सेंटीमीटर डाया मोल्ड का होता है। अब हम लोग देखते हैं जो सॉइल सैंपल है वो 4.75% से कितना ज़्यादा रिटेन करता है। अगर वो 20% से ज़्यादा रिटेन कर रहा होता है, जनरली हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे 15 सेंटीमीटर डाया मोल्ड यूज़ करते हैं। अगर उससे कम वो क्या करता है, रिटेन करता है, तो हम लोग जनरली क्या करते हैं, 10 सेंटीमीटर डाया मोल्ड को यूज़ करते हैं। परंतु आपने देखा होगा जो भी सॉइल सैंपल होता है हम लोग उसको क्या करते हैं, बहुत पहले ही मतलब बहुत क्या करते हैं, स्मॉल पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं, और सॉइल को पहले क्या करते हैं, ओवन ड्राई करा करके हम लोग क्या करते हैं, सॉइल सैंपल मतलब कंपैक्टेड करा रहे होते हैं। तो ध्यान देना, अब हमारे पास जो कंपैक्शन है ना वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे और समझने की कोशिश करते हैं। जो कंपैक्शन हमारे पास 2 तरीके का है, ठीक है ना जी। कंपैक्शन भी कितने का है, 2 टाइप्स का है। एक तो हमारे पास है लाइट कंपैक्शन, ठीक है, लाइट कंपैक्शन है, और दूसरा हमारे पास कौन सा है, हैवी कंपैक्शन है। हैवी कंपैक्शन है। जो लाइट कंपैक्शन होता है इसको हम लोग प्रॉक्टर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, प्रॉक्टर टेस्ट जो होता है, और इसको हम लोग मॉडिफाइड प्रॉक्टर कंप्रेशन टेस्ट के नाम से जानते हैं। हमारे इंडिया में लाइट कंपैक्शन और हैवी कंपैक्शन चलता है, ठीक है। तो हमारे को इन पे ही थोड़ा सा फोकस करना है, लाइट कंपैक्शन और हैवी कंपैक्शन के लिए। जो हमारे पास ये वाला रैमर है, इसका जो वेट है ये हमारे पास है 2.6 kg होता है, और इसका जो वेट होता है, इसका जो वेट है वो कितना हमारे पास 4.89 kg होता है। तो
इस तरीके से हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है ना। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे ना समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग एक 3 टेबल बनाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ये हमारे पास है जैसे कि लाइट कम्पैक्शन, ठीक है। ये क्या हमारे पास लाइट कम्पैक्शन, ये हमारे पास है हैवी कम्पैक्शन। थोड़ा सा कम्पैक्शन से रिलेटेड चीज़ों को देख ले रहे हैं जिससे आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, सही हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, फर्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ मोल्ड जो होता है, वॉल्यूम ऑफ मोल्ड जो है ये हमारे पास कितना होता है, दोनों के केस में 1000 सीसी होता है। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब होता है दोनों केस में। अब आप कहेंगे कि सर आपने यहाँ पे वॉल्यूम क्यों नहीं चेंज किया। वॉल्यूम चेंज नहीं कर रहे हैं, वो तो हमारे पास डिपेंड करता है कि सॉइल 4.75 से कितना रिटेन कर रहा है। अगर वो हमारे पास क्या कर रहा है, कम रिटेन करेगा, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, मोल्ड को चेंज नहीं करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, देखिए आगे देखते हैं क्या क्या चेंज करते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं वेट ऑफ रेमर देखते हैं अगर आप, तो ये हमारे पास क्या होता है, वेट ऑफ रेमर अगर आप देखेंगे लाइट कम्पैक्शन में जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है 2.6 kg का, और इसमें कितना होता है हमारे पास 4.89 kg का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर ऑफ लेयर। अगर आप लेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग 3 लेयर्स की बात करते हैं, और यहाँ पे हमारे पास कितनी होती है, 5 लेयर्स होती है। मतलब 5 लेयर्स का मतलब ये हमारे पास मोल्ड है। जब आप इसमें सॉइल सैंपल को फिल करेंगे 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, ठीक है, 4 लेयर, 5 लेयर, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फिल करते हैं इसको। ये किस में, हैवी कम्पैक्शन में। और सेम मोल्ड में हम लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पे देखते हैं लाइट कम्पैक्शन में 1 लेयर, 2nd लेयर और 3rd लेयर होता है। अब आपने ध्यान देना, इस तरीके से हम लोग इसको क्या करते हैं, फिल करते हैं। नेक्स्ट होता है हमारे पास नंबर ऑफ ब्लोज, ठीक है जी, नंबर ऑफ ब्लोज ईच लेयर। अगर आप हर लेयर पे देखेंगे कि आप कितने नंबर ऑफ ब्लोज लगाते हैं, तो वो दोनों में क्या है, सेम है, 25 और 25। इन दोनों में सेम केस होता है। 25 नंबर ऑफ ब्लोज हम लोग क्या करते हैं, हैवी कम्पैक्शन में लगाते हैं, और 25 ब्लोज ही हम लोग क्या इसमें करते हैं, लाइट कम्पैक्शन में भी यूज़ करते हैं। एक होता है लास्ट फ्री फॉल हाइट। फ्री फॉल हाइट का मतलब है जिस हाइट से हम लोग रैमर को किस पे गिराते हैं, सॉइल सैंपल पे गिराते हैं। तो यहाँ पे कितना होता है, 310 mm होता है, और यहाँ पे कितना होता है, 450 mm होता है। इस तरीके का हमारे पास होता है। अगर ये डाटा आपको याद है तो इससे रिलेटेड भी हमारे एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये डाटा अगर आपको याद रहेगा तो हमारा क्वेश्चन क्या नहीं हो सकता, गलत नहीं हो सकता है। थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे लाइट कम्पैक्शन में अगर आप देखते हैं तो जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे लाइट कम्पैक्शन में जो हमारे पास डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, जैसे ऐसे डायग्राम बन रहा है लाइट कम्पैक्शन में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे 2 चीज़ों की बात करते हैं। ये होता है OMC ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, और ये हमारे पास होता है गामा डी मैक्स, ठीक है। अगर हम लोग क्या करते हैं, ये मान लेते हैं अगर ये लाइट कम्पैक्शन में है, अगर आप हैवी कम्पैक्शन में देखेंगे तो यही जो ग्राफ होता है ना, ये हमारे पास शिफ्ट हो जाता है। और वो शिफ्ट कैसे होता है, लेफ्ट साइड अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। मतलब ये कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा, हमारे पास इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारे क्वेश्चन में, ये काफ़ी बार हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, प्लीज़ ध्यान से सुनना है इसको, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ये हो जाएगा आपके पास OMC 1, और ये हो जाएगा आपके पास OMC 2, ठीक है, OMC 2, और ये हो जाएगा गामा डी मैक्स 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि आप हैवी कम्पैक्शन क्यों कर रहे हैं, देखिए हैवी कम्पैक्शन का मतलब होता है कि कम मॉइस्चर्स उसमें ऐड करके ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, हमें डेंसिटी को इम्प्रूव करना है। और यहाँ पे कम्पैक्शन जो होता है वो डेंसिटी की टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे गामा डी मैक्स जो 2 है वो क्या है, ग्रेटर देन है गामा डी मैक्स 1 से, और जो OMC है आपका OMC 2 जो है वो लेसर देन है OMC 1 से। इतना अगर आपको सारी चीज़ें याद हैं तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये टेबल थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस बने हुए हैं, इसलिए इस टेबल को जरूर थोड़ा सा देखिए, पढ़िए इसको अच्छे से। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सी फुट रोलर। एक और ध्यान देना, जो कॉलम मैचिंग क्वेश्चन होते हैं ना, वहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, तो वहाँ पे एक तरफ क्या दे रखे होंगे आपको, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल दे रखे होंगे और एक डिफरेंट टाइप्स रोलर्स दे रखे होंगे। ज़्यादातर आप क्वेश्चन को देखेंगे तो एक ही क्वेश्चन से सॉल्व हो जाएंगे, एक ही उससे। अगर आपको ये क्लियर है कि सी फुट रोलर किस टाइप की सॉइल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, जो सी फुट रोलर है ये हम लोग कोहेजिव सॉइल के यूज़ करते हैं। अब ध्यान देना, जो कोहेजिव सॉइल होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्ले सॉइल भी बोलते हैं। क्ले सॉइल जो होती है वो प्योरली कोहेजिव सॉइल होती है। जैसे सिल्ट होती है, उसमें क्या होती है, वो जो सिल्ट होती है वो मतलब कोहेजन, मतलब C5 सॉइल होती है। C5 सॉइल जो होता है वो कौन सा सॉइल होता है हमारे पास, उसको हम लोग बोलते हैं सिल्ट।
ठीक है, क्योंकि इसमें 5 भी होता है और इसमें सी भी होता है, परंतु जो क्ले होती है उसमें 5 0 होता है, जनरली हम लोग लेके चलते हैं और सी का ही वैल्यू होता है। तो सी फुट रोलर हमारे पास कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके का जो रोलर है आप इसको सी फुट रोलर बोलते हैं, और किस टाइप की सॉइल के लिए, कोहेसिव सॉइल के लिए या फिर क्ले सॉइल के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉग रैमर। फ्रॉग रैमर देखिए ये इस तरीके का रैमर है। ड्यू टू लाइट वेट इट इज़ यूज्ड फॉर इंटीरियर फ्लोर कंपैक्शन। इट इज़ आल्सो यूज फॉर रिपेयर ऑफ रोड्स एंड शोल्डर्स में यूज़ करते हैं, या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं इसको, अगर हम लोग समझें इसको हम लोगों ने वहाँ पे यूज़ करना है जहाँ पे हम लोग इजीली रोलर को लेकर के नहीं जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कुछ क्या होते हैं, कुछ जैसे कोई प्लॉट है और कुछ प्लॉट में कुछ इस तरीके का पोर्शन है। अब आप देखेंगे कि रोलर क्या होगा, यहाँ तक इस तरीके से आ जाएगा, परंतु ये वाला जो पोर्शन है ये तो कम्पैक्ट नहीं हुआ ना। तो इसको कम्पैक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली फ्रॉग रैमर का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ये ऐसा पोर्शन है जहाँ पे रोलर नहीं जा पाता है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फ्रॉग रैमर का यूज़ करते हैं। ये कन्फाइंड एरिया के लिए जनरली क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इससे हमारे रिलेटेड कई क्वेश्चन बने हुए एग्जाम में। तो ये कन्फाइंड एरिया के लिए, स्मॉल एरियाज़ के लिए जहाँ पे रोलर नहीं जा सकता है, ठीक है ना, इंटीरियर पोर्शंस में हम लोग इसकी हेल्प से क्या करते हैं, कम्पैक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं, जंपिंग रैमर। जंपिंग रैमर दैट आर यूज फॉर कम्पैक्टिंग द सॉइल इज आल्सो नॉन एज। तो वो कौन सा होता है, हमारे पास फ्रॉग रैमर होता है। जंपिंग मतलब ये ऐसे नहीं चलता है जैसे और रोलर की तरह नहीं चल रहा है, सीधा चल रहा है। ये क्या करता है, जो अब फ्रॉग देखा ना आपने, मेढक जो होता है एक जगह से उछल के दूसरी जगह पे, दूसरी से तीसरी जगह पे, तीसरी चौथी जगह, तो ये ऐसे उछल उछल करके क्या करता है, कॉम्पैक्ट कर रहा होता है। इसलिए इसको जंपिंग रैमर या फिर फ्रॉग रैमर, इसी का एक ही नाम है, ठीक है, इस तरीके का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सी फुट रोलर। सी फुट रोलर आर रिकमेंडेड फॉर कम्पैक्टिंग, आर रिकमेंडेड फॉर कम्पैक्टिंग। तो किसके लिए होगा, सी फुट रोलर हम लोग कोहेसिव सॉइल के लिए करते हैं। तो कोहेसिव सॉइल के लिए किसको किया जाता है, सी फुट रोलर को किया जाता है। मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारे पास जेईई में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, कंसोलिडेशन टेस्ट है। कंसोलिडेशन टेस्ट में आपने देखा होगा, हम लोग जब सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, एक तो कंपैक्शन पढ़ते हैं, एक कंसोलिडेशन पढ़ते हैं। जो कंपैक्शन होता है उसका क्या काम होता है, कंपैक्शन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एयर वॉइड्स फ्रॉम द सॉइल सैंपल होता है, जबकि कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल या एक्सपल्सन ऑफ वाटर फ्रॉम वॉइड्स ऑफ जो सॉइल सैंपल होता है उसमें से रिमूवल करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस होता है, जो टेस्ट होता है, उसको हम लोग क्या होते हैं, कंसोलिडेशन बोलते हैं। एक में रिमूवल ऑफ एयर करना होता है, एक में रिमूवल ऑफ वाटर होता है। तो जो दूसरा ध्यान से देखें, द कंसोलिडेशन टेस्ट इज आल्सो रेफर्ड एज स्टैंडर्ड। ये भी ध्यान देना, कभी कभी एग्जाम में ऑडियोमीटर आता है, ठीक है ना, ऑडियोमीटर आता है। तो इस तरीके का ये देखना आपने, कभी तो कंसोलिडेशन देखा होता है, कंसोलिडेशन मीटर या कंसोलिडेशन टेस्ट देखा, कभी तो ऑडियो टेस्ट, या फिर दूसरा हम लोग इसको क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल कंप्रेशन टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसके काम में हमारे पास ये आता है। नेक्स्ट है, पर्पज़ क्या है, सेम पर्पज़ तो वही, इज़ यूज टू डिटरमाइन द रेट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द सेटलमेंट इन सॉइल। सॉइल क्या कर रहेगा, सेटल करेगा, क्यों, उसमें से मॉइस्चर क्या कर रहा है, बाहर आ रहा है, वाटर उसमें से बाहर आ जाएगा, सॉइल क्या कर जाएगा, वहाँ पे सेटल कर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे देखते हैं, जो भी बिल्डिंग होती है वो थोड़ा सा क्या कर रही होती है, सेटल कर रही होती है। और ये जनरली किसके केस में होता है, जैसे टाइम किस में लगेगा, क्ले में या फिर सैंड में टाइम लगता है, जिसमें से वाटर को रिमूवल होने में टाइम लगेगा। अब रिमूवल किस में से देर में होगा, जिसके वर्ड्स क्या होंगे, कम होंगे, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स होंगे, जिसमें से वाटर को रास्ता नहीं मिल रहा होगा, तो वो किस में होता है, क्ले में होता है। इसलिए थोड़ा सा टाइम हमारे को क्ले में लगता है। क्ले में ही हम लोग जनरली कंसोलिडेशन टेस्ट को स्टडी कर रहे होते हैं, सैंड में तो क्या होता है, क्विकली हो जाता है। ये हमारे पास ऑडियोमीटर apparatus है, ध्यान से इसको हमने सॉल्व करना है। नेक्स्ट है हमारे पास डायक्सियर टेस्ट। डायक्सियर टेस्ट में हम लोग देखते हैं पर्पज़ क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, टू डिटरमाइन द शेयरिंग स्ट्रेंथ, या फिर हम लोग कह सकते हैं टू डिटरमाइन द पैरामीटर ऑफ शेयर स्ट्रेंथ। पैरामीटर ऑफ शेयर स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, सी एंड फाई होता है हमारे पास, सी एंड फाई होता है हमारे पास। सी मतलब क्या होता है, कोहेजन प्रॉपर्टी होती है, और फाई मतलब होता है इंटरनल फ्रिक्शन एंगल होता है हमारे पास। इन दोनों की वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं बाय हेल्प ऑफ द शियर टेस्ट। अब ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो शियर स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है हमारे पास, शियर स्ट्रेंथ जो है वो हमारे पास होता है सी प्लस सिग्मा एन बार
और 10 अल्फ़ा के इक्वल होता है। अगर हमें किसी भी सॉइल का शियर स्ट्रेंथ पता करना है तो उसके लिए हमारे को C पता होना चाहिए, फाई पता होना चाहिए और नॉर्मल स्ट्रेस, इफेक्टिव नॉर्मल स्ट्रेस पता होना चाहिए। ये सारी चीज़ें, अब इफेक्टिव स्ट्रेस तो हम लोग पता कर सकते हैं कि कितना डेप्थ है, उस डेप्थ पे वाटर है या नहीं। इफेक्टिव है सिंपल सा टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर से हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस की वैल्यू पता कर सकते हैं, परंतु C एंड फाई हम नहीं पता कर सकते। तो ये C एंड फाई का वैल्यू पता करने के लिए हम लोगों को कौन सा टेस्ट करना पड़ता है, डायरेक्ट शियर टेस्ट या फिर ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट या वेन शियर टेस्ट करने पड़ते हैं। और ये डिपेंड करते हैं कि किस किस के लिए हम लोग कौन सा करते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से दो तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, टू डिटरमाइन द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल और टू डिटरमाइन द शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर ऑफ द सॉइल यूजिंग द डायरेक्ट शियर एपरेटस। और यहाँ पे कौन सा एपरेटस यूज कर रहे हैं हम लोग, डायरेक्ट शियर एपरेटस कर रहे हैं, इसलिए डायरेक्ट शियर एपरेटस है। इन द, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इन द शियर बॉक्स टेस्ट द स्पेसिमेन इज नॉट फेलिंग। ध्यान देना, यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ। नॉट फेलिंग अलोंग इट्स वीकेस्ट प्लेन बट अलोंग ए प्री डिटरमाइंड और इंड्यूस्ड फेलियर प्लेन। और वो कौन सा प्लेन है, हॉरिजेंटल प्लेन। एक्चुअल में जो फेलियर होता है ना, जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 बॉक्स होते हैं, ठीक है, इस तरीके का होता है। तो यहाँ पे पूरे में क्या होता है, सॉइल सैंपल मतलब फिल रहता है। जब हम लोग एक तरफ से पुश करेंगे तो फेलियर प्लेन तो इंक्लाइन बनना चाहिए था, परंतु यहाँ पे क्या होता है, प्री डिटरमाइंड है, पहले से ही फिक्स है कि यहाँ पे जो फेलियर प्लेन होगा वो कैसा होगा, हॉरिजेंटल होगा। और ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा गया, जेपीएससी के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन कि जो डायरेक्ट शियर टेस्ट में जो फेलियर प्लेन होता है वो कैसा होता है, हॉरिजेंटल होता है, वर्टिकल होता है, इंक्लाइंड होता है या नन ऑफ दिस। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने इंक्लाइंड पे टिक कर देते हैं, जबकि होता क्या है, क्योंकि ये प्री डिटरमाइंड है, हमको लगता है कि इंक्लाइंड फेलियर होगा, जबकि इसमें प्री डिटरमाइंड है, पहले से ही क्लियर है कि इसमें जो फेलियर होगा वो हॉरिजेंटल प्लेन होगा। और ये इसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट भी है, ठीक है, और ये इसका मेन ड्रॉबैक है जिसके कारण ये इतना पॉपुलर नहीं हो पाया है। हॉरिजेंटल प्लेन सेपरेटिंग द टू हाल्व्स ऑफ द शियर बॉक्स, दिस इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस टेस्ट। तो इसमें अगर आपको शियर स्ट्रेंथ से रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे तो आपके यही बन सकते हैं कि डायरेक्ट शियर टेस्ट से आप क्या फाइंड करते हैं। ये एपरेटस आपने कभी भी लैब में देखा होगा, हर लैब में जनरली हमारे को देखने को मिल जाता है, तो इसलिए इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे क्या है, ये मॉडिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट शियर टेस्ट ही होता है। मॉडिफिकेशन ऑफ डायरेक्ट शियर टेस्ट होता है, जो चीज़ें वहाँ नहीं हो रही थी उन चीज़ों को हमने यहाँ पे करने की क्या की है, कोशिश की है। बस इतना आप समझने की कोशिश करिए बस। ये ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट इज़ ए कॉमन मेथड टू मेजर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैनी डिफॉर्मेबल सॉलिड्स, स्पेशली सॉइल, सैंड एंड क्ले एंड रॉक एंड अदर ग्रेनुलर मटेरियल और पाउडर्स का होता है। इन सब का हम लोग क्या करते हैं, वही शियर स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं बाय हेल्प ऑफ, चाहे वो ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट है या डायरेक्ट शियर टेस्ट है। यहाँ पे क्या होती है, कई सारी कंडीशंस होती है, जब आप सॉइल मैकेनिक्स में अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी तो हमने सिर्फ एपरेटस के बारे में जानना है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो ट्राइएक्सियल शियर टेस्ट आप समझ सकते हैं, ये किसके लिए होता है, शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर फाइंड करने के लिए होता है। नेक्स्ट है वेन शियर टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है, फिर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो वेन शियर टेस्ट पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं शियर स्ट्रेंथ से रिलेटेड। ये देखिए यहाँ पे ये क्या है, यूजफुल मेथड ऑफ मेजरिंग द शियर स्ट्रेंथ ऑफ क्ले। ध्यान देना, ये स्पेशली यहाँ पे हमने क्या लिखा है, क्ले लिखा है, मैंने यहाँ पे सॉयल नहीं लिखा, ठीक है ना, सॉयल नहीं लिखा है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, क्ले लिखा है। तो इसलिए थोड़ा सा क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास चीपर एंड क्विकर मेथड है, बोथ लैब टेस्ट एज वेल एज फील्ड टेस्ट। ये दोनों में हम लोग क्या करते हैं, इसको ये फील्ड टेस्ट भी है और लैब टेस्ट भी है। नेक्स्ट है हमारे पास द लेबोरेटरी वेन शियर टेस्ट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द शियर स्ट्रेंथ ऑफ कोहेजिव। देखिए कोहेजिव सॉइल क्या होता है, क्ले सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेजिव सॉइल भी बोलते हैं। यहाँ से थोड़ा सा आपको और क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने आपको बोला कोहेजिव सॉइल। देखिए 3 तरीके का सॉइल होता है, ध्यान देना। एक होता है कोहेजन लेस सॉइल होता है। कोहेजन लेस सॉइल में हम लोग जनरली सैंड एंड ग्रेवल को स्टडी करते हैं। और जो हमारे पास क्या होता है, सी एंड फाई जो सॉइल होता है, ठीक है, उसको हम लोग फाई सॉइल, कोहेजन लेस को हम लोग क्या होते हैं, फाई सॉइल, ठीक है। फाई सॉइल जो है हमारे पास, इसमें कौन कौन सा आता है, ग्रेवल एंड सैंड आता है। C5 में हमारे पास क्या आता है, सिल्ट आता है, ध्यान देना इस पे। और जो हम लोग पूरा स्टडी करते हैं वो C5 सॉइल पे ही करते हैं, क्योंकि इसमें दोनों पैरामीटर होते हैं। अगर वो फाई सॉइल होगा तो C को 0 कर दो, अगर वो हमारे पास क्या है, क्ले सॉइल है या सी सॉइल है तो उसमें 5 को 0 कर दो। ये हो गया सिल्ट। और जो सी सॉइल होता है हमारे पास, सी सॉइल मतलब कोहेजिव सॉइल जो होता है वो क्या होता है, हमारे पास क्ले होता है। इस तरीके से हम लोग ये छोटे छोटे, इतना ही आता है जेई में, इससे ज़्यादा नहीं आता है कभी भी एग्जाम में।
छोटी छोटी डाटा पूछी जाती हैं। इज़ यूजफुल फॉर सॉइल ऑफ लोअर शियर स्ट्रेंथ लेस देन 0.3 kg/cm² फॉर विच ट्राइएक्सल और अनकन्फाइंड टेस्ट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। जो ट्राइएक्सल और अनकन्फाइंड इतनी कम जो क्या होती है लोअर शियर स्ट्रेंथ होती है उसको नहीं मेजरमेंट करता, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं वेन शियर टेस्ट को यूज़ करते हैं। द टेस्ट गिव द अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। ठीक है, इसको मैं अभी देखिए, एक आपने देखिए एक होगा CU इक्वल टू क्या होता है QU/2K इक्वल होता है। ये भी एग्जाम में आपने पढ़ा होगा, काफ़ी बार आता है। CU मतलब क्या होता है कोहेसिव, ठीक है, कोहेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है, कोहेसिव जो है कोहेसिव। और ये क्यू क्या होती है, ये होता है अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ। क्यू को मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो एग्जाम में जैसे हमारे को कभी कभी सी का वैल्यू फाइंड करना होता है कि सी का वैल्यू फाइंड करना है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको शियर स्ट्रेंथ का वैल्यू पता करना है टाउ मैक्स, या फिर दूसरा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं शियर स्ट्रेंथ जो है हमारे पास, ये इसका वैल्यू होता है C प्लस, अभी मैंने आपको बताया था सिग्मा N बार, और किसके होता है 10 फाई के इक्वल होता है। तो कभी कभी हमारे को एग्जाम में ना C नहीं दे रखा होता है, वो किसको देता है QU को देता है। और ध्यान देना QU को क्या लिख कर देगा, वो अनड्रेन्ड स्ट्रेंथ लिख करके देगा। तो वहाँ पे फिर हम लोगों को पता चल जाता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं QU की वैल्यू को डायरेक्ट पुट कर देते हैं, और वो ऑप्शन भी दे रखा होता है गलत कर देते हैं। आपने ध्यान देना है QU दे रखा है या CU दे रखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, ये मैं बोल रहा हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना है इसको। द अनडिस्टर्ब्ड एंड रिमोल्डेड स्ट्रेंथ ऑब्टेन आर यूजफुल एवेल्युएटिंग सेंसिटिविटी ऑफ द सॉइल होता है। सेंसिटिविटी ऑफ सॉइल भी हम लोग क्या करते हैं, बाय हेल्प ऑफ द वेन शियर टेस्ट करते हैं। क्योंकि वेन शियर टेस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है रिमोल्डेड बाय अनडिस्टर्ब होता है, सॉरी अनडिस्टर्ब बाय रिमोल्डेड होता है। तो उसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं QU की वैल्यू को। तो जब एक बार Q मिल जाता है तो वहाँ से हम लोग सेंसिटिविटी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो वेन शियर टेस्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। अब इसमें ये वैसे जनरली ये कहीं पूछा नहीं गया है, परंतु आप ध्यान रख सकते हैं। इस तरीके का हमारे पास होता है इक्विपमेंट्स कौन से होते हैं, एक वन वेन शियर एपरेटस। अब इसका जो डाया होता है और हाइट होता है, इसमें इस तरीके का जो होता है, तो इसमें एक क्या हो जाएगा डाया, एक क्या हो जाएगा हाइट हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हाइट, ये हो जाएगा डाया, इस तरीके से। तो इसका जो रेशियो है L/D रेशियो कितना होता है 2:3 होता है। स्पेस में कंटेनर्स होते हैं जिसमें हम लोग सॉइल सैंपल को भरते फिल करते हैं। एक कैलिपर्स होता है। ये एपरेटस है जो वेन शियर टेस्ट एपरेटस में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। द मेन पर्पज ऑफ टेस्ट इज़ टू प्रोवाइड एन इंडिकेशन ऑफ द रिलेटिव डेंसिटी। अब ये सब कॉलम मैचिंग के क्वेश्चंस में आते हैं हमारे एग्जाम में। तो स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट SPT जो टेस्ट होता है, ठीक है ना, SPT टेस्ट इस तरीके का है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इस टेस्ट को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, इस तरीके का है। आप लोग इसको फील्ड में देखते होंगे, ठीक है। द मेन पर्पज ऑफ द टेस्ट टू प्रोवाइड, इस SPT का मेन पर्पज क्या है, रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने का, या रिलेटिव ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ग्रेनुलर डिपॉजिट सच एज सैंड एंड ग्रेवल। ध्यान देना, जो रिलेटिव डेंसिटी होता है वो कोहेजन लेस सॉइल के केस में हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, ठीक है ना। किसके केस में फाइंड करते हैं, रिलेटिव डेंस सॉरी सैंड एंड ग्रेवल के केस में हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। जो ID जो होता है, ID का जो हम लोग क्या करते हैं वैल्यू फाइंड किया जाता है, रिलेटिव डेंसिटी, ओके। इसका आपने एक और फॉर्मूला भी देखा होगा, ID इक्वल टू क्या होता है, E मैक्स माइनस E नेचुरल बाय E मैक्स माइनस क्या होता है E मिन के इक्वल होता है। तो इस तरीके का मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर आपको ID किस में चाहिए, परसेंटेज चाहिए, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग पता कर सकते हैं। जो सॉइल क्या होती है, लूज सॉइल होती है, उसमें जो वॉइड्स होते हैं, E मीन्स क्या होता है हमारे पास, वॉइड रेशियो होता है। E मीन्स क्या होता है, वॉइड रेशियो होता है। जो सॉइल हमारे पास क्या होती है, लूज होती है, लूज सॉइल जो होती है उसमें वॉइड्स क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। और जो सॉइल कैसी होती है, डेंस होती है, वो कैसी होती है, मिनिमम उसमें वॉइड्स होते हैं। और जो ये नेचुरल है NAT, ठीक है ना जी, NAT नेचुरल कौन सा होता है, जब अब आप फील्ड में जाएँ और वहाँ से आप सॉइल सैंपल क्या करें, कलेक्ट करें, वो नेचुरल होता है। 3 स्टेट होती है, एक लूज सॉइल होगा, एक नेचुरल होगा, और एक कौन सा होगा, डेंस होगा। तो डेंस में मिनिमम क्या होते हैं, वॉइड्स होते हैं। नेक्स्ट है प्लेट लोड टेस्ट। ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। प्लेट लोड टेस्ट इज़ ए फील्ड टेस्ट विच इज़ परफॉर्म्ड, ध्यान देना, इट इज़ ए फील्ड टेस्ट, इट इज विच इज़ परफॉर्म टू डिटरमाइन द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल एंड प्रोबेबल सेटलमेंट अंडर ए गिवन लोड होता है।
प्रोबेबल सेटलमेंट अंडर ए गिवन लोड। तो दो चीज़ों को फाइंड करने के लिए हम लोग जनरली यूज़ कर रहे हैं, किसके लिए, एक तो अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी फाइंड करने के लिए, और दूसरा हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, पोर्टेबल सेटलमेंट्स मतलब सेटलमेंट के फाइंड करने के लिए कर रहे हैं। दिस टेस्ट इज़ वेरी पॉपुलर फॉर द सिलेक्शन एंड डिजाइन ऑफ द सैलो फाउंडेशन। आपको पता है जो फाउंडेशन होता है उसमें दो तरीके का होता है, एक सैलो फाउंडेशन होता है और एक पाइल फाउंडेशन होता है। सैलो फाउंडेशन कौन सा फाउंडेशन होता है, जिसका डेप्थ विड्थ से क्या होता है, कम होता है, उसको सैलो फाउंडेशन बोलते हैं। और जो उसका डेप्थ विड्थ के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, मोर देन 2 होता है, उसको हम लोग कौन सा बोलते हैं, पाइल फाउंडेशन बोलते हैं। तो इसलिए वहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। इसमें जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है कि प्लेट लोड टेस्ट को हम लोग अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी सेटलमेंट के लिए करते हैं। एग्जाम में एक और ध्यान देना, जो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये प्लेट जो यूज़ करते हैं इसका जो डाया होता है ये कितना होता है, 30 सेंटीमीटर, 45, 60, 75 क्या होता है हमारे पास सेंटीमीटर डाया का हम लोग क्या करते हैं, प्लेट यूज़ करते हैं। ये हम लोग रोड के केस में भी करते हैं, जब हम लोग कहीं पर रोड बनाते हैं, पुल बनाते हैं, तो वहाँ पे हम लोग वहाँ की बेयरिंग कैपेसिटी को चेक किए जाते हैं। दूसरा जो मेन इंपॉर्टेंट होता है ना, जो हमें ट्रेंच है, ट्रेंच मतलब जो जहाँ से इस मिट्टी को मतलब हमने हटाया हुआ है, इस ट्रेंच का जो विड्थ होता है वो इस प्लेट की विड्थ का कितना होना चाहिए, 5 टाइम्स होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना, ध्यान देना इससे। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास ये क्या है, 5 टाइम विड्थ होना चाहिए। नेक्स्ट है स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट। स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट में पर्पज़ क्या है, टू डिटरमाइन द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट डेप्थ बिलो द फाउंडेशन लेवल। नेक्स्ट होता है हमारे पास स्किन फ्रिक्शन वैल्यूज रिक्वायर्ड टू बी यूज फॉर डिटरमाइन द लेंथ ऑफ पाइल्स। पाइल फाउंडेशन के लिए जनरली हम लोगों को ये SCPT इस तरीके से एग्जाम में आता है, SCPT से आता है, ठीक है। तो इसमें जो स्किन फ्रिक्शन वैल्यूज़ भी हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, और बियरिंग कैपेसिटी भी एट डिफरेंट डेप्थ पे हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं बाय हेल्प ऑफ द स्टैटिक कॉन पेनिट्रेशन टेस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, अभी तक हमने जो स्टडी किया था ना वो था हमारे पास सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड थे। अभी जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं वो हमारे पास है सर्वेइंग से रिलेटेड, कि सर्वेइंग में हमने कौन कौन से इक्विपमेंट को जनरली यूज़ करना होता है। तो देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कौन सा आता है, चेन एंड टेप आता है। तो देख के ध्यान से, पर्पज़ क्या है हमारे पास, टू मेजरमेंट ऑफ लीनियर मेजरमेंट के लिए, ठीक है ना, टू मेजरमेंट ऑफ लीनियर मेजरमेंट जो डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेन या टेप का यूज़ करते हैं। अब चेन में हमारे पास ये टेबल जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जितनी भी टेबल्स हमने बनाई हैं इन टेबल को तो आप कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जनरली क्वेश्चन हमारे घूमते हैं। सर्वेयर चेन, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, गंटर्स चेन के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ लिंक्स कितने होते हैं, हमारे पास 100 नंबर ऑफ लिंक्स हैं। और यहाँ पर जो लेंथ ऑफ चेन है वो कितना हमारे पास, वो है हमारे पास 66 फिट है। 66 फिट इसका क्या होता है, लेंथ होता है। नंबर ऑफ लिंक्स कितने हमारे पास, 100 लिंक्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इंजीनियर्स चेन, इसको हम रैम्सडेन चेन के नाम से जानते हैं। इसमें नंबर ऑफ लिंक्स कितने हमारे पास, 100। और यहाँ पे लेंथ ऑफ जो चेन है वो कितनी है हमारे पास, 100 फिट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि वन जो लिंक है उसकी लेंथ कितनी होगी, वन जो हमारे पास क्या है, लिंक है, उसकी जो अगर आप लेंथ देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 1 फुट के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 1 फुट के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक चेन। ये हम लोग 4 तरीके का चेन हम लोग स्टडी करते हैं, एक सर्वेयर चेन, इंजीनियर चेन, मैट्रिक चेन, और एक लास्ट में है हमारे पास रिवेन्यू चेन, ठीक है ना। तो मैट्रिक चेन में अगर आप देखेंगे, मैट्रिक चेन हमारे पास 4 तरीके की है जो हम लोग जनरली स्टडी करते हैं। एक है 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर और 30 मीटर का चेन है। 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर। अब आप खुद समझिए, आप इसको नीचे समझने की कोशिश करिए। जो जनरली हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, 20 मीटर एंड 30 मीटर चेन यूज़ करते हैं। जो 20 मीटर का चेन होता है ना उसमें नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं हमारे पास, 100। और जो 30 मीटर का चेन है उसमें नंबर ऑफ लिंक्स कितने हैं हमारे पास, 150 हैं। तो इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं 20 मीटर और 30 मीटर का, वही 10 मीटर। अब अगर आप यहाँ पे देखें कि एक लेंथ, जो अगर आप यहाँ पे देखेंगे लेंथ ऑफ वन लिंक, लेंथ ऑफ अगर वन लिंक देखेंगे, ठीक है, लेंथ ऑफ वन जो लिंक है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास 200 mm के इक्वल होगा, ठीक है। 200 mm के इक्वल हो जाएगा।
और यही 10 मीटर और 5 मीटर में भी आप क्या कर सकते हैं, सेम ही हमारे पास क्या होता है लेंथ का। अगर आप क्या करिए 150 मल्टीप्लाई 200 करिए तो आपको 30 मीटर मिल जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 200 करिए तो आपको 20 मीटर मिल जाएगा, ये 50 मल्टीप्लाई 200 करिए 10 मीटर मिल जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 200 करिए तो आपको 5 मीटर मिल जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इन डाटा को क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है रेवेन्यू चेन, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेवेन्यू चेन में जो नंबर ऑफ लिंक्स कितने होते हैं, 16 होते हैं, और यहाँ पे 16 और यहाँ पे जो लेंथ ऑफ चेन है वो कितना होता है, 33 फीट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि वन लिंक जो लेंथ होता है लिंक का वो 2.06 फीट के इक्वलेंट होता है। तो कितने चेन हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, सर्वेयर चेन, इंजीनियर चेन, मैट्रिक चेन एंड रेवेन्यू चेन है। नंबर ऑफ लिंक्स 100 और ये हमारे पास 25 50। इस तरीके से आप इस टेबल को पूरा क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे मैट्रिक चेन जो है, मैट्रिक चेन ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मैट्रिक चेन ऑफ लेंथ कौन सा मीटर है, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर आर वाइडली यूज इन इंडिया। टॉलरेंस देखिए ये हमने अभी इसका मतलब समझाते हैं टॉलरेंस क्या है। टॉलरेंस आर प्लस माइनस 3 mm फॉर 5 मीटर एंड 10 मीटर चेन। जब आप क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, अगर वहाँ पे 5 मीटर में अगर आपको +3 या -3 mm का डिफरेंस आता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसमें कोई भी करेक्शन यूज़ नहीं करेंगे कि भाई इतना तो हम लोग मान करके चलते हैं। +3 mm या -3 mm, मतलब -3 mm कम हो जाता है या +3 mm ज़्यादा हो जाता है, किस में, 5 मीटर और 10 मीटर की चेन में। अगर हम लोग 20 मीटर चेन देखेंगे तो वहाँ पे कितना होगा हमारे पास, +-5 mm होगा 20 मीटर चेन के केस में। और अगर आप 30 मीटर चेन के केस में देखेंगे तो वहाँ पे कितना होगा, +-8 mm होगा। तो ये डाटा हमारे जेईई में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो टॉलरेंस लिमिट फॉर 30 मीटर चेन में कितना होता है, तो प्लस होगा या माइनस होगा। जनरली वो क्या लिख करके देते हैं, 8 mm ही हमको लिख करके देते हैं। वहाँ पर लिख करके देंगे 5 mm, 8 mm, 10 mm, 3 mm। इस तरीके से तो हमने देखना 20 मीटर चेन के लिए +-8, 20 मीटर के लिए कितना हमारे पास बोलिए, +-5, और जो 5 एंड 10 के लिए कितना हमारे पास +-3 है। लीनियर मेजरमेंट में कुछ डाटा और भी है, ये भी कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 माइल इक्वल टू कितने चेन के इक्वल होता है, 1 माइल इक्वल टू 80 चेन और 5 to 80 फीट के इक्वलेंट होता है। अगर आप एरिया मेजरमेंट देखेंगे तो यहाँ पे 1 एकड़ इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 10 स्क्वायर चेन और 43520 स्क्वायर फीट के इक्वल मिलेगा। 1 एकड़ इज़ द एरिया ऑफ 10 स्क्वायर चेन और 1 चेन बाय 1 फॉरलॉन्ग, मतलब 1 फॉरलॉन्ग इक्वल टू कितना होता है, 10 चेन्स। और 1 स्क्वायर माइल इक्वल टू कितना है, 640 एकर्स। अब आप कहेंगे सर इतना डाटा हम लोग कैसे याद रखें। देखिए आपको पहला वाला डाटा तो ऑलरेडी याद है, आपको डाटा याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला सेकंड, और उसके बाद आपने एक डाटा याद रखना है ये वाला कि 1 फॉरलॉन्ग इक्वल टू कितने चेन होता है, वो 10 चेन के इक्वल होता है। बस इससे ज़्यादा आपको डाटा याद नहीं रखना है, इतना ही आपके लिए बहुत है। ठीक है, ये हमारे पास देखिए एक मैट्रिक चेन है, 20 मीटर मैट्रिक चेन है। यहाँ पे हम लोग कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ब्रास रिंग होता है, अच्छा कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो 20 मीटर होता है वो कहाँ से कहाँ तक का होता है। कुछ लोगों को लगता है कि जहाँ से यहाँ से ये 20 मीटर होगा, तो आपने ध्यान देना जो हैंडल है, ये हैंडल का जो एक्सटीरियर पॉइंट और इस हैंडल के एक्सटीरियर पॉइंट तक का होता है, मतलब हैंडल ऑलरेडी काउंट होता है। ये नहीं है कि हैंडल, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है इसलिए बता रहे हैं हम आपको, हैंडल टू हैंडल होता है, मतलब पूरा इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की जो वैल्यू है वो कितना होता है, 20 मीटर या 30 मीटर या 10 मीटर या फिर 5 मीटर होता है। और जो ब्रास रिंग होता है वो हर 1 मीटर लेंथ पे लगा होता है, इस तरीके का सर्कल में होता है। ब्रास मतलब समझते हैं, ब्रास आप देख करके पहचान लेंगे कि जो ब्रास रिंग जो होता है वो हर एक एवरी मीटर पे होता है। वो कहाँ पे नहीं होगा, वो 5 मीटर लेंथ पे नहीं होगा, वो 10 मीटर लेंथ पे नहीं होगा, वो 15 मीटर लेंथ पे नहीं होगा। देखिए काउंटिंग करने के लिए होता है, आपको कैसे पता चलेगा, मान लेते हैं इतना मेजरमेंट हुआ, अब आप कैसे काउंट करेंगे कि यहाँ तक कितना हो गया, तो वो हम लोग है बाय हेल्प ऑफ द ब्रास रिंग या फिर टेली की हेल्प से हम लोग पता करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिर्फ अगर 5 मीटर लेंथ है, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक मान लेते हैं कितना हमारे पास 5 मीटर लेंथ है, तो सिंपल सा क्या होगा, इस तरीके का होगा ये, ठीक है, इस तरीके का, थोड़ा सा इस तरीके, ये थोड़ा सा ज़्यादा ऐसा बन गया है, ठीक है, इस तरीके का होगा। समझने की कोशिश करिए, फीलिंग्स के साथ चलिए, ठीक है। अगर आप दूसरा देखेंगे, अगर आप 10 मीटर का देखेंगे ना, तो 10 मीटर का इस तरीके का होगा, इसमें एक अंदर की तरफ जा करके इस तरीके का होगा। अगर आप 15 पे देखेंगे तो वहाँ पे कैसा होगा, ये कुछ इस तरीके का होगा, 1 2 3
और ये वापस से फिर इस तरीके का होगा। ठीक है, तो 1 2 3। अब 15 मीटर लेंथ का ये वाला जो हमारे पास क्या है टैली है, ये कब यूज होता है? जब 30 मीटर का चेन होता है। किस में यूज होगा? ये 30 मीटर चेन में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। ये कभी भी 20 मीटर चेन में यूज नहीं होता है। ये किस में होता है? 20 मीटर चेन में होता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ जाती है कि ये कितनी टैली 20 मीटर की चेन में यूज कर देंगे? ओनली 1 21 होगा, क्योंकि देखिए ये बीच में है ना हमारे पास, ये 20 मीटर है, ये नहीं यूज़ किया जाएगा क्योंकि ये 30 मीटर की चेन में यूज़ किया जाएगा। ये सिर्फ फिगर बना करके आपको दिया हुआ है। ठीक है, देखिए अब पता नहीं है ना कि इधर से करें कि इधर से करें, तो ये इसका मिड हो जाएगा। तो एक यहाँ पे हमारे पास होगी वो 5 का होगा, और एक यहाँ पे होगा वो भी किसका होगा? 5 का होगा। एक्चुअली में यहाँ पे 15 का बना रखा है, एक्चुअली में ये क्या है? 5 का है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा सही कर देते, करेक्ट कर देते, ये इस तरीके का है 5। ठीक है, तो ये 20 मीटर हमारे पास किया जाएगा, चेन हो जाएगा। तो हमारे को एग्जाम में ध्यान देना, जो ब्रास रिंग होता है वो एट एवरी मीटर लेंथ पे यूज़ किया जाता है। टैली 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर की लेंथ पे यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है रिवेन्यू चेन। ठीक है, तो रिवेन्यू चेन इज 33 फीट लॉन्ग, कंसिस्ट ऑफ 16 लिंक्स, ईच लिंक्स बीइंग 2.06 फीट लॉन्ग होता है। तो ये हमारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हमारे एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। रिवेन्यू चेन की लेंथ कितनी होती है, नंबर ऑफ लिंक्स कितने होते हैं, या फिर एक लिंक का लेंथ कितना होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आपको ऑलरेडी इस पॉइंट में बता दी हैं। नेक्स्ट है दिस चेन इज मेनली यूज फॉर मेजरिंग फील्ड इन कैडेस्ट्रल सर्वे। जब आप सर्वे पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वे में आपको एक कैडेस्ट्रल सर्वे मिलेगा। ये क्या होता है? कन्फाइंड बाउंड्रीज के लिए होता है, या फिर जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं, या फिर जो बाउंड्री क्या है, फिक्स बाउंड्रीज हैं, जैसे कोई पार्क है, मतलब पार्क है या कोई गार्डन है, उन सब की जो बाउंड्रीज हैं उसके लिए हम लोग कैडेस्ट्रल सर्वे में हम लोग क्या करते हैं? जनरली रेवेन्यू चेन का यूज़ करते हैं। तो हमारे एग्जाम का एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। रेवेन्यू चेन हमारे पास एग्जाम में आती है। नेक्स्ट है इनवार टेप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी हमारे एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो देखिए कैसे है। इनवार टेप में हमसे क्या पूछा जाता है? इनवार आल्सो नॉन जनरली एज FENI 36 ब्रैकेट में 64 FENI इन द US इज़ ए निकल आयरन एलॉय। निकल आयरन एलॉय, तो इसमें आपने ध्यान देना है, जो निकल का परसेंटेज है वो कितना हमारे पास 36% है, और जो आयरन है Fe जो है वो कितना है? 64% है। बस आपने इतना इन दोनों चीज़ों को याद रखना है, क्योंकि इसका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि टेम्परेचर के चेंज होने के कारण इसमें बहुत ही कम एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। इसीलिए जनरली इसका हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। और इसमें ये वैल्यू हमसे कभी एग्जाम में पूछा नहीं गया है, बट फिर भी आपको नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहना चाहिए कि अल्फा का वैल्यू कितना होता है? 1.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। देखिए केल्विन इन्वर्स है, क्या नहीं है? डिग्री सेंटीग्रेड इन्वर्स नहीं है। ठीक है ना, जबकि आप जैसे कंक्रीट या स्टील का पढ़ते हैं, कंक्रीट और स्टील का जब आप पढ़ते हैं, वो दोनों का आपको पता ही है क्या होता है? इक्वल होता है। वो कितना होता है हमारे पास? वो होता है 12 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ पर डिग्री क्या है? सेंटीग्रेड है। परंतु ये क्या है? पर केल्विन है। ये इसके कंपैरिजन में जो है ये बहुत बहुत कम होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है इट्स रिलेटिव लेक ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन विद टेम्परेचर चेंज। बिल्कुल सही बात है, टेम्परेचर चेंज के साथ इसमें क्या है? लेक ऑफ एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। एनवार इज यूज्ड वेयर हाई डायमेंशनल स्टेबिलिटी इज रिक्वायर्ड, मतलब जहाँ पे बहुत कम एरर की ज़रूरत होती है, ना कि बराबर एरर हो, वहाँ पे हम लोग एनवार टेप का जनरली क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है ना, इसलिए थोड़ा सा होता है। बाकी टेप हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के और भी होते हैं। हमारे पास स्टील टेप होता है, क्लॉथ टेप होता है। ठीक है ना, इस तरीके के हमारे पास टेप्स हैं। परंतु जो इम्पोर्टेंट टेप है, जो हमारे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, वो इनवार टेप है। अप्रॉक्सीमेट मेथड ऑफ द लीनियर मेजरमेंट। अब आपके पास वहाँ पे कोई भी ना चेन है ना टेप है। अगर आपको कोई भी, जैसे हम लोग जनरली क्रिकेट में हम लोग जो गली क्रिकेट या जो अपने खेलते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, हमारे पास कोई चेन टेप नहीं होता है, तो वहाँ पे हमारे को जो पिच होती है उसको हम लोग क्या करते हैं? मेजरमेंट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? वहाँ पे पेसिंग मेथड से क्या कर लेते हैं? उसको कैलकुलेट कर लेते हैं उस लाइन को, कि कितना हमारे पास होगा। जैसे 1 2, ठीक है, इस तरीके से 3 4 5, इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं कि भाई 22 मतलब होना चाहिए, इस तरीके का कुछ। तो इस तरीके से हम लोग पता कर लेते हैं। तो ये क्या है? अप्रॉक्सीमेट मेथड होता है किसी भी डिस्टेंस को मेजरमेंट करने के लिए, लीनियर मेजरमेंट करने के लिए। तो ये क्या है? ए पेस इज ए यूनिट ऑफ लेंथ कंसिस्टिंग आइदर ऑफ वन नॉर्मल वॉकिंग स्टेप
और ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ये वन स्टेप है या वन पेसिंग स्टेप जो होता है इसका लेंथ किसके इक्वल होता है। ध्यान देना, ये 0.75 मीटर और 75 सेंटीमीटर है, परंतु एग्ज़ाम में ऑप्शन में अगर 75 नहीं दे रखा तो शायद वहाँ पे ना आपको 80 सेंटीमीटर दे रखा होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि वन पेस लेंथ जो होता है वो 80 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इस तरीके से अगर 80 नहीं है तो 75 तो होगा ही होगा, क्योंकि ये हमने विकीपीडिया से लिया है डाटा, तो इसलिए आप इसमें बिल्कुल भी कन्फ्यूज ना हुई है। तो 0.75 मीटर अगर ये नहीं दे रखा है तो वहाँ पे 80 सेंटीमीटर दे रखा होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन आया था उसमें 80 सेंटीमीटर दे रखा था, इसलिए आपने देखना है। तो ये हमारे पास पेसिंग मेथड है। नेक्स्ट है पासोमीटर। पासोमीटर का मतलब क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट शेप्ड लाइक ए वॉच दैट इज़ यूज टू काउंट द नंबर ऑफ पर्सनस स्टेप। आपने जैसे फॉर एग्जांपल क्या करना है, इतनी डिस्टेंस को ट्रेवल करना है। मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है ए और ये कोई पॉइंट है हमारे पास बी। अब हम लोग जनरली क्या करते हैं, हमारे पास ये 500 मीटर होता है, इसको हम लोग अपने पेंट में मतलब पॉकेट में रख लेते हैं, पेंट वाले में, या फिर वहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये बंदा है, ठीक है। अब ये इसके क्या हो गए, यहाँ पे हम लोग इसको क्या बना देते हैं, पेंट पहना देते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या करते हैं, लगा लेते हैं। तो ये क्या करता है, जितने भी स्टेप्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, मान लेते हैं 500। तो इसने 500 स्टेप क्या किए हैं, मतलब यहाँ पे रखे हैं। तो वो 500 उसने किसको काउंट कर लिया, सारे स्टेप्सों को काउंट कर लिया। अब आपको पता है कि वन पेसिंग स्टेप जो होता है वो कितना है, 0.75 मीटर, और जो भी दे रखा है आपको या 0.80 मीटर जो दे रखा है उसके साथ हम लोग क्या करें, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने कितने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। बट 500 मीटर काउंटिंग बताता है स्टेप्स का, ना कि डिस्टेंस बताता है। ये ध्यान देना आपने, 500 मीटर स्टेप्स को काउंट करता है। और एक हम लोग जब नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट है हमारे पास पेडोमीटर। ये पेडोमीटर और 500 मीटर में डिफरेंस क्या है, 500 मीटर सिर्फ स्टेप्स को काउंट ही करता है, जबकि पेडोमीटर ये डिस्टेंस को ही बता देता है कि आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। पर किसकी वजह से, ये खुद काउंट करके बताता है आपको कि आपने इतने स्टेप्स को मतलब इतने स्टेप्स रखे हैं और एक स्टेप्स का इतना लेंथ है, तो आपने इतनी डिस्टेंस को क्या किया, ट्रैवल किया है। तो ये डिफरेंस है पेडोमीटर में और 500 मीटर में। ए पेडोमीटर इज ए स्मॉल डिवाइस दैट काउंट्स द नंबर ऑफ स्टेप्स यू टेक. It is also called as a step counter. Pedometer also tell you how far you have walked in miles or हाउ मेनी कैलोरीज यू हैव बर्न। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ना इस तरीके से, ये माइल में, ये किलोमीटर में, ये कैलोरीज है कि आपने कितनी कैलोरी को बर्न किया चलते टाइम, कितने किलोमीटर या माइल में आपने डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। ये हमारे पास क्या हो गया, पेडोमीटर हो गया। तो पेडोमीटर हमारे को डायरेक्ट बता देता है कि कितनी डिस्टेंस हमने ट्रेवल किया है। 500 मीटर हमारे को सिर्फ स्टेप्स काउंट करके ही बताता है। नेक्स्ट है ओडोमीटर। अब देखिए आपने ये पढ़ रहे हैं हम लोग ओडोमीटर, और इससे पहले हम लोग एक और पढ़ चुके हैं, वो था हमारे पास OEDO ऑडियोमीटर, जो हम लोग किस में कर रहे थे, कंसोलिडेशन में पढ़ रहे थे। ध्यान देना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ऑडियोमीटर और ऑडोमीटर। ऑडोमीटर किसके काम आता है, एन ऑडोमीटर और ऑडोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए व्हीकल सच एज ए बाइसिकल और ए कार। आपने देखा है बाइक में या फिर कार में ये सब लगा रहता है कि कितनी डिस्टेंस से हम लोग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडोमीटर। ध्यान देना, ऑडोमीटर और ऑडोग्राफ। जबकि जो ऑडियोमीटर होता है OEDO, वो क्या होता है, कंसोलिडेशन मीटर या कंसोलिडेशन टेस्ट में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। सिर्फ ई का डिफरेंस है, यहाँ पे ई नहीं है, इसलिए आपने गलत नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चंस गलत कराने के लिए ही आते हैं, पर हमने गलत नहीं करना है। नेक्स्ट है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर और स्पीड मीटर इज गेज दैट मेजरिंग द डिस्प्ले द इंस्ट्रूमेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए व्हीकल। किसी व्हीकल की एट ए पर्टिकुलर टाइम या एट मतलब किसी भी पॉइंट पे आप पता कर सकते हैं कि वहाँ पे कितना उसका स्पीड है, तो वो स्पीडोमीटर की हेल्प से हम लोग पता करते हैं। नेक्स्ट है मेजरिंग व्हील्स। इसकी हेल्प से यहाँ पे एक मीटर लगा रहता है, आप इसको क्या करिए, सैंडल को पकड़िए और इसको लेकर के चले जाइए इधर, तो जितनी डिस्टेंस को क्या करेगा, ट्रेवल करेगा, वो सारा काउंट करके आपको यहाँ पे बता देगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेजरिंग व्हील। नेक्स्ट है EDM, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। इसमें सबसे कम एरर होता है। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि EDM, चेन, टेप, इन सब में सबसे ज़्यादा एरर
या जो हमारे को जहाँ पे बहुत कम एरर चाहिए, ना के बराबर चाहिए, वहाँ पे हमारे को कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना है, वहाँ पे हम लोग ईडीएम को यूज़ करते हैं। टोटल स्टेशन में भी जनरली टोटल स्टेशन में भी क्या लगा होता है, ईडीएम लगा होता है। कभी कभी हमसे इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। ईडीएम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट डिवाइस है। ये इलेक्ट्रॉनिक, इसमें से क्या होती है, एक रेस पास करती है, इस रेस की बेस पे हम लोग पता कर लेते हैं कि वो कितनी डिस्टेंस को क्या कर रहा है, वो कितनी डिस्टेंस है। इज ए मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लेंथ बिटवीन 2 पॉइंट्स यूजिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कौन सा वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट हमारे पास बी है, इन दोनों पॉइंट के बीच की क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस को पता कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ द ईडीएम। ये एक्यूरेट मतलब बहुत ज़्यादा एक्यूरेट क्या करता है, रिजल्ट बताता है कंपैरिजन टू चेन एंड टेप, उससे बहुत बेटर रिजल्ट हमको क्या करता है, प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है एरो। अब एरो में एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है, तो इसका लेंथ होता है 400 mm ± 5 mm, और इसका जो ये डाया होता है वो सर्कल वाला, तो ये कितना होता है हमारे पास 50 mm का होता है। अब आपने देखा होगा जब सर्वे आप करते हैं, इस तरीके का सर्वे करना है या लेंथ मेजरमेंट करना है, तो आप कितना, ये मान लेते हैं कितना हमारे पास ये 2 किलोमीटर का है, ठीक है, 2 किलोमीटर लेंथ है, तो आप चेन का यूज़ करेंगे, तो आपके पास कोई 2 किलोमीटर का चेन तो है नहीं, आपके पास तो 20 मीटर 30 मीटर चेन है। तो आप जैसे क्या करेंगे, फर्स्ट आपने यहाँ से यहाँ तक किया, तो ये अगर ये परमानेंट स्टेशन है तो हम जनरली यहाँ पे क्या करते हैं, पैक का यूज़ करते हैं, क्योंकि पैक थोड़ा सा परमानेंट रहता है, इसको ईजिली हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, नहीं लगा पा रहे होते हैं, मतलब ईजिली इसको पेंटेड नहीं कराते हैं, तो इसको परमानेंट स्टेशन पे जनरली यूज़ करते हैं। जैसे ये हो गया 1, ये हो गया हमारे पास 20 मीटर। अब जो लीडर होगा वो क्या करता है, यहाँ से फिर आगे बढ़ता है, यहाँ पे जाता है, जो इसका फॉलोअर होता है उसके हाथ, इसके हाथ में जो लीडर होता है, इसके हाथ में क्या होती है, एरो होती है, तो ये पहले यहाँ पे एरो लगाएगा, ठीक है, एक एरो इसने यहाँ पे लगाया, ये यहाँ से यहाँ पे चला जाता है, फिर लीडर एरो यहाँ पे लगाएगा, जो लीडर है। अब जो फॉलोअर होता है वो इस एरो को क्या कर लेता है, अपने हाथ में ले लेता है, फिर इस तरीके से आगे चलता है। जब हम लोग काउंट करते हैं तो हम लोग बताते हैं कि जितने एरो इसके हाथ में हैं उतने चेन को वो क्या करता है, लेंथ को, मतलब उतने चेन लेंथ डिस्टेंस को क्या कर रहा होता है, कवर कर रहा होता है। ध्यान से समझना, जितनी नंबर ऑफ एरोज किसके हाथ में होते हैं, फॉलोअर के में। ये कौन है, फॉलोअर। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि फॉलोअर आगे होता है या लीडर, तो आपको सबको पता है लीडर क्या होता है, आगे होता है। लीडर क्या कर रहा होता है, जो लीड कर रहा होता है, फॉलोअर जो उसको पीछा कर रहे होते हैं। तो लीडर के हाथ में पहले क्या होती हैं, एरो ज़्यादा होती हैं, और जैसे 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 हम सर्वे करते जाएंगे तो लीडर के हाथ में से एरो कम होती जाएंगी और फॉलोअर के हाथ में जो है एरो क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। और जब सर्वे कंप्लीट हो जाता है तो अब हमको पता करना है कि हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जितनी एरो फॉलोअर के हाथ में होती हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, एक चेन लेंथ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर इसके 10 है तो 10 एरो है तो हम लोग क्या करेंगे, अगर 20 मीटर चेन से कर रहे थे तो 10 × 20 तो कितना हो गया, 200। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि भाई कितना डिस्टेंस इसने क्या ट्रैवल किया। नेक्स्ट है हमारे पास पैक्स, ठीक है। तो वुडन पैक्स आर यूज टू मार्क द पोजीशन ऑफ द स्टेशन टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ ए सर्वे लाइन। दे आर मेड ऑफ ए हार्ड टिम्बर, जनरली 2.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का है ये, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग जब देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरीके का है ये, तो इस तरीके का होता है ये, यहाँ पे इस तरीके का। तो ये इसका जो यहाँ पे जो स्क्वायर है ये 2.5 सेंटीमीटर, इस तरीके से 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। या और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये 3 सेंटीमीटर का हो सकता है, और 3 सेंटीमीटर का हो सकता है। परंतु इसका जो लेंथ है वो कितना हमारे पास पॉइंट यहाँ तक, तो ये होता है हमारे पास 150 mm, और क्या हो सकता है, और 15 सेंटीमीटर हो सकता है। नेक्स्ट है लाइन रेंजर। लाइन रेंजर होता है, लाइन रेंजर इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज फॉर लोकेटिंग ए पॉइंट ऑन ए लाइन एंड हैंस यूजफुल फॉर रेंजिंग। मान लेते हैं हमारे पास ये ए पॉइंट है, यहाँ पे हमने एक रेंजिंग लगा रखी है, ठीक है ना, और एक रेंजिंग हमारे पास यहाँ पे ये रेंजिंग है, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखना चाह रहे हैं कि ये दोनों जो रेंजिंग हैं क्या ये एक लाइन में नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट सी है, तो जैसे हम लोगों को कोई थर्ड पॉइंट लेना है, मतलब पहले हमने एक पॉइंट और ये हो गया हमारे पास बी पॉइंट, हमारे कोई तीसरा पॉइंट लेना है जो इस लाइन पे क्या कर रहा हो, लाई कर रहा हो। तो इस पॉइंट पे लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन रेंजर को लेकर के जाएंगे, इस तरीके से। मान लेते हैं पहले यहाँ पे, तो हमारे को कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, एक तो ये होगा एरो और दूसरा वाला हमारे पास ये वाला पोर्शन होगा। अगर ये दोनों सेम लाइन में नहीं है
अगर ये दोनों सेम लाइन में नहीं है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट इस लाइन पर नहीं है। अब जैसे हमने पॉइंट को यहाँ पे है, अब हम लोग क्या करें, थोड़ा सा आगे की तरफ जा रहे हैं, फिर आगे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो हमको लगेगा, हम लोगों को पता चलेगा कि हमको और आगे चलना चाहिए और आगे चलना चाहिए। एक पॉइंट ये आ जाएगा। इस पॉइंट पे जब हम लोग पहुँचेंगे तो ये दोनों जो एरो थे, ये दोनों जो लाइन थी, ये इस तरीके से लाइन अगर आती है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जो सी पॉइंट है वो ए बी लाइन पर एग्जिस्ट कर रहा है। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है लाइन रेंजर हम लोग किसके यूज़ करते हैं, कोई भी पॉइंट को हमें क्या करना है, लोकेट करना है किसी भी लाइन पे, उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। और रेंजिंग करने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं। तो ये क्या होता है, लाइन रेंजर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिनोमीटर। ध्यान देना, ये क्या है, क्लिनोमीटर। क्लिनोमीटर है, ये किलोमीटर इस तरीके की एक डिवाइस होती है। ये जनरली स्लोप एंगल फाइंड करने के, अगर कोई भी एग्जांपल इस तरीके का है हमारे पास कोई, तो अब हमारे को ये एंगल पता करना है, ठीक है। तो ये एंगल कितना होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस डिवाइस को रखते हैं और ये ग्रेविटी के साथ में ये जितना एंगल देगा उसको हम लोग पता कर लेते हैं, यहाँ पे इतना एंगल आ रहा होगा। तो ध्यान दीजिए, किलोमीटर इज ए इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एंगल ऑफ स्लोप और टिल्ट, एलिवेशन और डिप्रेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटीज डायरेक्शन। मतलब इस डायरेक्शन के साथ में कि ये कितना एंगल यहाँ पे बना रहा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इजीली पता कर लेते हैं। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन है कि स्लोप एंगल फाइंड करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का जनरली यूज़ किया जाता है, तो वो किलोमीटर होता है। इट इज़ आल्सो नोन एज, अब इसको बहुत सारे नाम से जाना जाता है। वो कौन कौन से नाम है, टिल्ट इंडिकेटर है, टिल्ट सेंसर है, टिल्ट मीटर है, स्लोप अलर्ट, स्लोप गेज, ग्रेडियंट मीटर, ग्रेडियोमीटर, लेवल गेज, लेवल मीटर और डिक्लोमीटर, पेच और रोल इंडिकेटर, इन सब के नाम से जानते हैं। जनरली जो हमारा क्वेश्चन आता है ना, वहाँ पे यही आ जाता है कि किलोमीटर किसको मेजरमेंट करने के लिए आता है। यह आपने ध्यान देना, इस तरीके का क्या होता है, डिवाइस होता है। नेक्स्ट है एबने लेवल। इज वेरी यूजफुल फॉर मेजरिंग वर्टिकल एंगल्स, स्लोप ऑफ ग्राउंड, ट्रेसिंग ए ग्रेड कंटूर इन टोपोग्राफी सर्वे। ये एक्चुअली उसका एक एडवांस फॉर्म है, किसका, किलोमीटर का एक एडवांस फॉर्म है, बस आप ऐसे याद रखिए। परंतु ये वर्टिकल एंगल, स्लोप ऑफ ग्राउंड, ट्रेसिंग, ग्रेड कंटूर और टोपोग्राफी का सर्वे में होता है। इट यूज्ड इन रैपिड एंड रफ वर्क में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड एज हैंड लेवल बाय सेटिंग द वर्नियर ऑफ जीरो ऑफ स्केल के लिए हम लोग जो इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, एबने लेवल। नेक्स्ट है क्रॉस स्टाफ। इज यूज्ड सेट आउट द परपेंडिकुलर डायरेक्शंस ऑफ ऑफसेट्स हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारे पास है ओपन क्रॉस स्टाफ, ठीक है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, जब चेन सर्वे करते हैं तो चेन सर्वे में हम लोग क्या करते हैं, एक स्टैंड लेकर जाते हैं, ठीक है, उस पे इसको रख देते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हमको 90 डिग्री का एंगल मेजरमेंट करना है, तो 90 डिग्री करने के लिए एक हम लोग क्या करते हैं, एक हमारे पास ये रेंजिंग रॉड है और दूसरा रेंजिंग रॉड हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे होगा, और एक रेंजिंग रॉड ऑलरेडी यहाँ पे है हमारे पास। तो ये वाला जो है, इस एंगल को मेजरमेंट करना हमने यहाँ पे, जो ये एंगल है हमारे पास, ठीक है। अगर ये एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है, तो बाय हेल्प ऑफ हम लोग क्या करते हैं, ओपन क्रॉस स्टाफ, यहाँ से रेंजिंग रॉड को हटा करके इसको करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से बाइसेक्ट करेंगे, किसको, इसको बाइसेक्ट करते हैं, इसको देखते हैं। जब ये बाइसेक्ट हो जाता है यहाँ से, फिर हम लोग क्या करते हैं, दोबारा फिर हम लोग यहाँ से देखते हैं। अगर ये हमको इसी जगह पे इंस्ट्रूमेंट रखने से ये भी यहाँ से बाइसेक्ट हो रहा है, ये भी यहाँ से बाइसेक्ट हो रहा है, दैट्स मीन इन दोनों के बीच बनने वाला जो एंगल होगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये हमारे पास हो गया, इज यूज सेट आउट द परपेंडिकुलर डायरेक्शन फॉर ऑफ सेट्स, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ हमने विद ओपन क्रॉस स्टाफ फिगर ए, इट इज़ पॉसिबल टू सेट परपेंडिकुलर ओनली। ध्यान देना, ये परपेंडिकुलर मतलब ओनली 90 डिग्री, ओनली 90 डिग्री करने के लिए काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास ये फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। कौन सा बोलिए, ये हमारे पास है फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। तो ये ध्यान देना, ये मल्टीपल ऑफ 45 डिग्री के एंगल मेजरमेंट करने के लिए यूज करते हैं। 45 एंड 90, 135, 180 डिग्री एंगल मेजरमेंट करने के लिए होते हैं। और इसमें ये सिल्स जो होती है वो कितनी होती है, 8 होती हैं, 1 2 3 4, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कैसा होता है, ऑक्टागोनल शेप में होता है। तो ये 45 डिग्री और कितने, 90 डिग्री या मल्टीपल ऑफ 45 डिग्री एंगल मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एडजस्टेबल। थर्ड जो हमारे पास है वो कौन सा है, एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। तो एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ ये एट एनी एंगल, ठीक है, एट एनी
एंगल, मतलब यहाँ पे ये 90 डिग्री या 45 डिग्री या 180 नहीं है, इस पे हम लोग किसी भी एंगल को मेजरमेंट करने के लिए होते हैं। यहाँ पे इसमें दो सिल्ट्स होती हैं, मतलब जो ये इस तरीके से लाइन जो ये कटा हुआ होता है, जैसे ये प्लेट है, तो इसमें हम लोग इसको इस तरीके से कट कर देते हैं, ये कट करते हैं इस तरीके। तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें इसको क्या रखते हैं, फिक्स रखते हैं, इसको रोटेट कराते हैं, उसके बेसिस पे हम लोग किसी भी एंगल को सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये कैन बी यूज टू सेट एनी एंगल आल्सो सिंस देयर आर ग्रेजुएशंस एंड अपर ड्रम कैन बी रोटेटेड। इसमें दो ड्रम होते हैं, ये अपर ड्रम है, ये कौन सा हमारे पास लोअर ड्रम है। तो इसकी हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एंगल को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल स्क्वायर। तो ऑप्टिकल स्क्वायर में देखते हैं यहाँ पे, यूज ए पेंटाप्रिज्म टू रिफ्लेक्ट ए बीम टू सेटिंग 90 डिग्री। हम लोग बोल सकते हैं ऑप्टिकल स्क्वायर का जो यूज़ किया जाता है वो 90 डिग्री एंगल मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है जी, 90 डिग्री एंगल मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, इन ऑप्टिकल स्क्वायर इसमें दो ग्लास लगे होते हैं। एक होता है एच मीस, ये वाला जो एच लगा हुआ है ये है हॉरिजन ग्लास, और ये होता है हमारे पास इंडेक्स ग्लास। ध्यान देना, ये कौन सा है, इंडेक्स ग्लास। इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको एच से डिनोटेड करते हैं। और इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन है, मैं सारे क्वेश्चन आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। एन ऑप्टिकल स्क्वायर ए हॉरिजन ग्लास इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द हॉरिजन साइड। मतलब ये होगी हॉरिजन साइड, इसके साथ में कितने डिग्री का बना रहा है, 120 डिग्री का एंगल बना करके इसको इस तरीके से लेड किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से लेड कर रखे हैं। अब ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या है, द इंडेक्स ग्लास इज प्लेस्ड एट एन एंगल 105 डिग्री विद द इंडेक्स साइड, तो ये हमारे पास कौन सी है, ये इंडेक्स साइड है, ये इसके साथ कितने डिग्री का बनाता है, 105 डिग्री। ये ऑप्टिकल स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि जो इंडेक्स ग्लास होता है वो इंडेक्स साइड के साथ में या एक्सिस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 105 का। जो हॉरिजन ग्लास होता है, ठीक है ना, वो हॉरिजन साइड के साथ में कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 120 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब आप देखिए ध्यान से, ये जो दोनों एंगल हैं, ये जो दोनों ग्लास हैं, ये हो गया इंडेक्स ग्लास और ये हो गया हॉरिजन ग्लास। ये जो दोनों एंगल किस डिग्री पे एंगल जाकर के मैच करते हैं, वो है हमारे पास 45 डिग्री। और ध्यान देना, और जो दो लाइन है जो इससे रिफ्लेक्ट हो रही है, देखिए एक हमारे पास यहाँ पे है क्या, ये क्या हमारे पास कोई भी एक, यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, एक रेंजिंग रॉड है और एक रेंजिंग रॉड यहाँ से। तो एक हमारे पास क्या करेगा, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ से एक रेज क्या करेगा, पास करेगा, और वो रेज पास करके यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से क्या करता है, रिफ्लेक्ट होता है इस तरीके से, और फिर यहाँ से क्या करेगा, इस तरीके से रिफ्लेक्ट होता है। तो इन दोनों के बिटवीन जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ पे ये एंगल बनता है 90 डिग्री का। ध्यान देना। अच्छा, एक और चीज़ ध्यान देना, जो हॉरिजन ग्लास होता है ये हाफ सिल्वर्ड होता है। क्या होता है, ये हाफ सिल्वर होता है। इसलिए यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। एंगल बिटवीन इंडेक्स ग्लास एंड हॉरिजन ग्लास कितने डिग्री पे, क्या देखिए एग्जाम में पूछा जा रहा है कि जो हॉरिजन ग्लास और इंडेक्स ग्लास के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। और जो हमारे पास ये जो हम लोग यहाँ पे क्या है, यहाँ से देख रहे हैं इसको इस तरीके से, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ये तभी पॉसिबल है। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। तो यहाँ पे बनने वाला एंगल कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। अदरवाइज हम उसको क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। ठीक है ना, हमको ये दिखाई देना चाहिए नीचे से जो रॉड है। यहाँ पे अब हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑप्टिकल स्क्वायर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिकल। जो ऑप्टिकल स्क्वायर जो हम लोग यूज़ किए हैं वो किस प्रिंसिपल पे होता है, तो वो डबल रिफ्लेक्शन पे क्या करता है, मतलब बेस्ड है। पहले हमने देखा कि इस ग्लास पे पहले यहाँ से रेज आ रही है 1, तो फिर यहाँ से क्या करती है, रिफ्लेक्ट करके इस वाले ग्लास पे जाती है, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट करती है। तो कितनी बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, एक बार इंडेक्स ग्लास से और दूसरा हॉरिजन ग्लास से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो इसलिए इसको हमको लोग क्या बोलते हैं, डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल पे क्या होता है, ये बेस्ड होता है। नेक्स्ट है प्रिज्मेटिक स्क्वायर, प्रिज्मेटिक कंपास टू फाइंड आउट द बेयरिंग का मतलब होता है यहाँ पे एंगल ऑफ द ट्रावर्सिंग एंड इंक्लूड एंगल बिटवीन देम एंड डायरेक्शन। मान लेते हैं जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे पास क्या है नॉर्थ, ये हमारे पास क्या है साउथ, ये हमारे पास क्या है ईस्ट, ये हमारे पास क्या है वेस्ट। तो ये नॉर्थ साउथ है। ठीक है, नॉर्थ साउथ। अब हम लोग कंपास से देख रहे हैं, ये जो मेरिडियन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, और यहाँ पे हमारे पास कोई भी क्या एक लाइन है। ठीक है जी, ये लाइन है हमारे पास, ये हो गया O पॉइंट, ये हो गया A। यहाँ पे जो ये एक्चुअल में क्या है,
एंगल क्या हो गया थीटा, परंतु हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बियरिंग बोलते हैं। ठीक है ना, बियरिंग का मतलब क्या होता है, एंगल होता है जो मेरिडियन के साथ में लिया जाता है। तो दो तरीके का मेरिडियन होता है, एक ट्रू मेरिडियन होता है, एक मैग्नेटिक मेरिडियन होता है। ट्रू मेरिडियन वो मेरिडियन होता है जो जिसके नॉर्थ और साउथ कभी भी क्या नहीं करते हैं, चेंज नहीं करते हैं। ठीक है, जो अर्थ का होता है, परंतु जो कंपास में क्या होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ लोकल अट्रैक्शन होता है और उसका जो खुद का नॉर्थ साउथ बनता है उसको हम लोग, उसके नॉर्थ साउथ, उसका जो खुद का नॉर्थ साउथ होता है। अब वो पॉसिबल कब, मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, यहाँ पे देखिए ध्यान से समझिए। एक नॉर्थ है, ये ट्रू नॉर्थ है, और ये क्या होगा, ट्रू, ये हो गया, ये ट्रू साउथ। अब ध्यान देना, जो ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ ये कभी भी समय के साथ क्या नहीं होते हैं, चेंज नहीं होते, ये फिक्स होते हैं किसी भी जगह के। और दूसरा हमारे पास क्या है, एक इस तरीके का लाइन बनता है, ये एक यहाँ पे होता है मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक साउथ होता है। यहाँ पे जो एंगल बनता है, ध्यान देना, जो मैग्नेटिक, ये क्या है, ट्रू मेरिडियन, और ये कौन सा है, मैग्नेटिक मेरिडियन। नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाली लाइन को क्या बोलते हैं, मेरिडियन। अगर वो ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ को मिलाती है तो ट्रू मेरिडियन, अगर वो मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ को मिलाती है तो मैग्नेटिक मेरिडियन। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिक्लिनेशन बोलते हैं, ध्यान देना। और जो बियरिंग किसको बोलते हैं, अगर मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ, और ये हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक साउथ। तो यहाँ पे कोई भी एक लाइन है, ये लाइन मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ में जो एंगल बना रही है, इस बियरिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक बियरिंग बोलेंगे। अगर यही ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ के साथ बनाती, अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं इस तरीके से देखते हैं, ये हमारे पास क्या है, ट्रू नॉर्थ है, और ये हमारे पास क्या है, ट्रू साउथ। अगर इस तरीके से कोई लाइन है, ये वाला लाइन है, अगर ये लाइन कोई भी लाइन है, ये ओ ए, ठीक है, अगर ये लाइन किसके साथ, ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ के साथ एंगल बनाती है, ये कोई भी थीटा ये है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे ट्रू बियरिंग। इस इतना अगर आपको पता है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ट्रू बियरिंग क्या होती है, जो ट्रू नॉर्थ ट्रू साउथ के साथ एंगल बनाता है। जो मैग्नेटिक बियरिंग क्या है, जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ के साथ जो एंगल बनाता है। और डिक्लिनेशन क्या होता है, जो ट्रू नॉर्थ, या हम लोग इसको क्या कहेंगे, ट्रू मेरिडियन। ट्रू क्या है, मेरिडियन। और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन और ट्रू मेरिडियन के बिटवीन जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्लिनेशन बोलते हैं। क्या कभी डिक्लिनेशन जीरो हो सकता है, यस, डिक्लिनेशन जीरो हो सकता है अगर वो दोनों क्या करते हैं, एक ही पॉइंट से क्या कर जा रहे हैं, एक ही मतलब एक ही लाइन से पास कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एगोनिक लाइन। एगोनिक लाइन वो लाइन होती है जहाँ पे डिक्लिनेशन क्या होता है, जीरो होता है। एक होता है आइसोगोनिक लाइन, जहाँ पे डिक्लिनेशन क्या होता है, सेम होता है, उसको आइसोगोनिक और एगोनिक लाइन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, कंपास इज जनरली यूज टू रन ए ट्रावर्स लाइन। ठीक है, कोई भी ट्रावर्स मतलब कि जैसे हम लोग ट्रावर्स दो तरीके का है, क्लोज ट्रावर्स और ओपन ट्रावर्स, इस तरीके का अगर हमारे पास है, इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज ट्रावर्स। जो पॉइंट है, जो इनिशियल पॉइंट है उसका तो लोकेशन हमको पता है, अगर फाइनल पॉइंट का भी लोकेशन अगर हमको पता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लोज टावर्स। अगर हमारे पास क्या है, ये किस तरीके से, ठीक है, इस तरीके का है, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है कि किसी और डायरेक्शन में जा सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं ओपन टावर्स। मतलब जो लास्ट पॉइंट है, लास्ट स्टेशन जो है उसका हमको लोकेशंस नहीं क्लियर है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओपन टावर्स बोलते हैं। द कंपास कैलकुलेटेड बियरिंग ऑफ लाइन्स विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नीडल। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल जो इसमें लगी रहती है उसके बेसिस पर हम लोग पता करते हैं। द इंक्लूडेड एंगल्स कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग सूटेबल फॉर्मूलाज इन केस ऑफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज ट्रावर्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी बारी कि लीस्ट काउंट ऑफ जो प्रिज्मेटिक कंपास होता है वो कितना होता है, वो 30 मिनट होता है। लीस्ट काउंट इज 30 मिनट इन केस ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास होता है। हम लोग जो कंपास स्टडी करते हैं अपने, वो दो तरीके के कंपास होते हैं। एक कंपास होता है हमारे पास सर्वेयर कंपास, एक होता है प्रिज्मेटिक कंपास। तो हमने सिर्फ यहाँ पे प्रिज्मेटिक कंपास है, मेरा काम था इंस्ट्रूमेंट को बताना कि इस इंस्ट्रूमेंट से हम लोग क्या करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट से भी हम लोग क्या करते हैं, बियरिंग ही क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। परंतु मेजरिंग करने का उसका क्या है, डिफरेंट है, इसका भी अपना डिफरेंट है। ये होल सर्कल बियरिंग पे वर्क करता है, और जो सर्वेयर कंपास होता है वो क्वाड्रेंट बियरिंग पे क्या करता है, वर्क करता है। थियोडोलाइट
इज़ ए प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग एंगल बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकली। ये हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए होता है, जबकि जो कंपास होता है वो ओनली हॉरिजेंटल एंगल को मेजरमेंट करने के काम आता है। कंपास ओनली हॉरिजेंटल एंगल को मेजरमेंट करने के काम आता है, जबकि जो हमारे पास थियोडोलाइट है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों को मेजरमेंट करने के काम आता है। नेक्स्ट, थियोडोलाइट कैन रोटेट अलोंग देयर हॉरिजेंटल एक्सिस एज वेल एज देयर वर्टिकल एक्सिस। इसको हम लोग हॉरिजेंटल एक्सिस में भी क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं, और इसको हम लोग वर्टिकल एक्सिस में भी क्या करा सकते हैं, रोटेट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। थियोडोलाइट में हमने इतना ही समझना है। नेक्स्ट है डंपी लेवल, टू मेजर हाइट डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मान लेते हैं एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन जो हाइट होती है, ये वाली जो हमारे पास हाइट है इसका पता हम लोग बाय हेल्प ऑफ क्या कर सकते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, डंपी लेवल की हेल्प से पता कर सकते हैं। एक्चुअल में हमारे को आर एल फाइंड करना होता है, रिड्यूस लेवल पता करना होता है। अगर आपको इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल पता है, ठीक है, अगर आपको इस पॉइंट का रिड्यूस लेवल पता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेंचमार्क कहेंगे। ठीक है, बेंचमार्क है कि इसका बेंचमार्क क्या होता है, जिसका रिड्यूस लेवल हमको नोन होता है, और हमको इस पॉइंट का पता करना है रिड्यूस लेवल फ्रॉम द जो मीन सी लेवल होता है, यहाँ से हमको पता करना है MSL से। तो और MSL कहाँ से लिया जाता है, ध्यान देना, एक अब मुंबई से लिया जाता है, पहले कहाँ से लिया जाता है, कराची से लिया जाता है। 2015 SSC JEE का क्वेश्चन है कि MSL कहाँ से लिया जाता है, फ्रॉम मुंबई, कराची, या फिर एक दो और दे रखे थे, पता नहीं नागपुर था या क्या था, परंतु मेन जो हमारा क्वेश्चन था वो मुंबई था, मुंबई से लिया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये जो दो पॉइंट के बीच में अगर आपको इसका ये पता है, अगर ये आपको हाइट पता है, यहाँ से MSL से ये वाली हाइट पता है, अगर आपको ये हाइट पता चल जाए, सिर्फ ये वाला हाइट पता चल जाए, मान लेते हैं ये x है, तो टोटल ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो इसका RL है, RL नॉन जो है, ठीक है, RL नॉन, ये हो जाएगा RL नॉन प्लस जो भी x वैल्यू होगी, तो हम किसी भी पॉइंट का हाइट पता कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके का होता है, ये होता है। टू टेलीस्कोप ऑफ डंपी लेवल कैन रोटेट ओनली इन हॉरिजेंटल प्लेन। तो डंपी लेवल को सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास एक डंपी लेवल है, ठीक है, इसको हम लोग सिर्फ ओनली हॉरिजेंटल में प्लेन में क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। ए डंपी लेवल इज आल्सो कॉल्ड द बिल्डर्स लेवल एंड ऑटोमेटिक लेवल के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है प्लानीमीटर। प्लानीमीटर क्या है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं। देखिए, इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज इन सर्वेइंग टू कंप्यूट, ध्यान देना, टू कंप्यूट मतलब कैलकुलेशन करता है, कोई भी एरिया हमारे पास है, ये एरिया कितना है, बाय हेल्प किसकी हेल्प से पता कर सकते हैं हम लोग, प्लानीमीटर की हेल्प से पता कर सकते हैं। प्लानीमीटर ओनली नीड्स प्लान ड्रॉन ऑन शीट टू कैलकुलेट एरिया। जनरली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन एरिया ऑफ रेगुलर प्लॉट। जो रेगुलर प्लॉट होती है, जैसे आपको पता है ये स्क्वायर है, मान लेते हैं ये हमारे पास स्क्वायर, तो आप खुद बता देंगे सर इसका साइड अगर ए है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये हमारे पास ट्रायंगल है, आप बता देंगे ये हमारे पास क्या है, एच है, और सॉरी ये हमारे पास क्या है, बी है, ये हमारे पास क्या है, एच है, तो आप बता देंगे सर इसका एरिया कितना है, 1/2 बी इंटू किसके है, एच के इक्वल है। कोई भी बाय हेल्प ऑफ द प्लानीमीटर। एग्जाम में सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, प्लानीमीटर की हेल्प से आप क्या मेजरमेंट करते हैं, तो कंप्यूट द एरिया ऑफ एनी गिवन प्लान। कोई भी एरिया का जो दे रखा है प्लान, उसका आप क्या कर सकते हैं, एरिया कंप्यूट कर सकते हैं बाय हेल्प ऑफ द प्लानीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास पेंटोग्राफ। अब आपने देखा होगा रेलवे में भी रहता है पेंटोग्राफ, जो आप ट्रेन देखते हैं ना, ट्रेन के ऊपर जो लगा रहता है जिससे वायर कनेक्ट नहीं होता है, ध्यान देना, हल्का सा नीचे ही रहता है ये, परंतु उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, पेंटोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, परंतु ये हमारे पास पेंटोग्राफ है यूज फॉर रिड्यूसिंग और इनलार्जिंग इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड मैप्स। कोई भी ड्राइंग को क्या करना है, रिड्यूस करना है या फिर इनलार्ज मतलब उसको जूम करना है, तो वो बाय हेल्प ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट कर सकते हैं, पेंटोग्राफ की हेल्प से हम लोग उसको लार्ज या फिर रिड्यूसिंग कर सकते हैं, तो वो है पेंटोग्राफ। अब प्लानीमीटर में और पेंटोग्राफ में आप कंफ्यूज नहीं होना। ओके, नेक्स्ट है फैथोमीटर। ये देखिए, इज़ यूज टू मेजर ओशन डेप्थ। ठीक है, इज़ यूज टू मेजर ऑफ ओशन डेप्थ। नेक्स्ट ये फैथोमीटर इज ए डेप्थ फाइंडर दैट यूजेस साउंड वेव। ध्यान देना, जो हम लोगों ने एक पहले पढ़ा था, वो पढ़ा था ईडीएम। ईडीएम में कौन सी वेव्स यूज़ की जा रही थी, उसमें थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जबकि जो फैथोमीटर है इसमें कौन सी हैं, साउंड वेव्स। डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ वाटर। डेप्थ ऑफ वाटर पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, साउंड वेव्स को यहाँ से साउंड वेव्स की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं। ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है। फैथोमीटर इज़ यूज टू मेजर अर्थक्वेक। नो, अर्थक्वेक के लिए तो हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। रेनफॉल, नो, रेनफॉल का हम लोग किसकी हेल्प से पता करते हैं, रेन गेज की हेल्प से पता करते हैं। ठीक है ना, रेन GAUG रेन गेज, जो आप लोग किस में पढ़ेंगे, हाइड्रोलॉजी में पढ़ेंगे, वहाँ पे हम लोग 3-4 तरीके के रेन गेज पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो
नेक्स्ट है साउंड इंटेंसिटी, और जो हमारा मेन है वो क्या है हमारे पास ओशन डेप्थ मेजरमेंट करने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, फेथोमीटर का हम लोग क्या करते हैं यूज़ करते हैं। तो फेथोमीटर यूज टू मेजर द ओशन डिवाइस, ये इस तरीके का डिवाइस होता है, इसमें से साउंड वेव्स आती है और ओशन की डेप्थ को हम लोग पता कर लेते हैं कि इस पॉइंट पे इतना इसका डेप्थ है। नेक्स्ट है बॉक्स सेक्सटेंट, तो इट इज़ आल्सो यूज फॉर मेजरिंग बोथ द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल, हॉरिजेंटल वर्टिकल एंगल मेजरमेंट करने के काम आता है। बॉक्स सेक्सटेंट इज ए वेरी स्मॉल एंड हैंडली इंस्ट्रूमेंट विच इज़ इजी टू कैरी, और ये इसको हम लोग हाथ में लेकर के अपना चल सकते हैं और इजी कैरी होता है। और इसके वजह से हम लोग हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल, हॉरिजेंटल एंगल जो है हमारे पास इस तरीके का होता है और वर्टिकल एंगल जो हमारे पास क्या होता है कोई भी एक वर्टिकल प्लेन में होता है, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम लोग पता कर सकते हैं बॉक्स सेक्सटेंट की हेल्प से। नेक्स्ट है घाट ट्रेसर, GHATTRACR, घाट ट्रेसर, रिलेवेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर सेटिंग आउट ऑफ ए ग्रेड कंटूर। तो ग्रेड कंटूर में हम लोग घाट ट्रेसर का यूज़ करते हैं। लोकेटिंग पॉइंट ऑन ए गिवन ग्रेडियंट इन द प्रीलिमिनरी सर्वे ऑफ हिली रोड्स एंड आल्सो फॉर मेजरिंग द एंगल ऑफ स्लोप कंप्लीट इन वुडन बॉक्स विद टारगेट एंड पोल्स के बीच में। तो मेनली आपने ध्यान देना है ग्रेड कंटूर के बीच में जो एंगल मेजरमेंट करना है वो बाय हेल्प ऑफ क्या करते हैं, घाट ट्रेसर की हेल्प से किया जाता है। ये हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं जो हम लोग FM में स्टडी करते हैं, ध्यान देना। तो FM से भी हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो वेंचुरी मीटर होता है उसका क्या काम है, पर्पस टू डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, ध्यान देना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड मतलब एक्चुअल में ये डिस्चार्ज को मेजरमेंट करने के काम में आता है, ठीक है। डिस्चार्ज मेजरमेंट करने के लिए हम लोग वेंचुरी मीटर का यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू पाइप और डिस्चार्ज ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू पाइप, ठीक है। इसको मेजरमेंट करने के लिए किसी पाइप से कितना डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है, किस रेट से फ्लो कर रहा है, उसका पता हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं, बेंचुरी मीटर की हेल्प से पता करते हैं। ये हमारे पास एक बेंचुरी मीटर है, यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये क्या है हमारे पास, शॉर्ट कन्वर्जिंग पार्ट है, ये वाला शॉर्ट कन्वर्जिंग है, ये थॉट है यहाँ पे THROAT, और ये हमारे पास कौन सा होता है, ये कन्वर्जिंग पार्ट है। तो जो कन्वर्जिंग पार्ट होता है वो थॉट पार्ट के कंपेरिजन में क्या होता है, कन्वर्जिंग पार्ट ज़्यादा बड़ा होता है, ठीक है। और ये किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, बर्नौली इक्वेशन पे क्या करता है, बेस्ड करता है। बर्नौली इक्वेशन पे क्या करता है, बेस्ड है। और जो बर्नौली इक्वेशन खुद किस पे बेस्ड होती है, ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे क्या करती है, बेस्ड होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो एंगल है यहाँ पे ये कितना है, 6 डिग्री का है, ये कन्वर्जिंग एंगल है। और ये हमारे पास क्या है, डाइवर्जिंग एंगल, ये 21 डिग्री का है, ठीक है। सॉरी ये थोड़ा सा ना यहाँ पे, अच्छा ओहो देखिए ये थोड़ा सा ना यहाँ पे कन्वर्जिंग पार्ट नहीं आएगा, ये डाइवर्जिंग आएगा, सॉरी डाइवर्जिंग। ये जो डाइवर्जिंग पोर्शन है ना ये क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा किसके कंपेरिजन में, कन्वर्जिंग के कंपेरिजन में ये डाइवर्जिंग है। थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पे कन्वर्जिंग बोल दिया था। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं जो डाइवर्जिंग कौन है यहाँ पे, ये कितने डिग्री का होता है, 6 डिग्री का है, ठीक है। जनरल 6 डिग्री का होता है। ये थॉट है हमारे पास, ये कन्वर्जिंग कौन है, ये जनरल कितने का, 21 का। अब आप खुद देखिए ये वाला जो लेंथ है ये क्या है, ज़्यादा है कंपेरिजन टू दिस, ठीक है। और आप नेक्स्ट है हमारे पास ऑरिफिस एंड माउथ फिस। पर्पज़ क्या है दोनों का, टू मेजर द रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू पाइप, मतलब पाइप के थ्रू जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसका हमको क्या करना होता है, रेट पता करना है कि कितना डिस्चार्ज फ्लो कर रहा है। ये हमारे पास है ऑरिफिस, इसमें सिंपल सा एक होल होता है, यहाँ से हम लोग देखते हैं कि किस रेट से यहाँ से डिस्चार्ज क्या कर रहा है, पास कर रहा है, उसको हम लोग काउंट करते हैं। और जो माउथ ऑरिफिस होता है इसमें देखिए एक्सटर्नल माउथ फिश जो है, जो माउथ फिश है, माउथ फिश जो है ये हमारे पास कौन सा है, एक्सटर्नल है, और ये हमारे पास कौन सा है, इंटरनल है। तो इसमें एक क्या होता है, जो पाइप लगा रहता है, छोटा सा पाइप का क्या होता है, पीस होता है, इसको लगा कर रखते हैं, फिर इसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्चार्ज रेट को पता करते हैं। ये इंटरनल है, इसके बेसिस पर करते हैं। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है कि ऑरिफिस एंड जो माउथ पीसेस जो होते हैं ये क्या मेजरमेंट करते हैं, ये रेट ऑफ फ्लो को मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट है सेम ऑरिफिस मीटर, इसका पर्पज़ क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू पाइप्स, पाइप में कोई जो पाइप है उसके कितना रेट ऑफ फ्लो पास कर रहा है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड ऑरिफिस प्लेट, इसको हम लोग ऑरिफिस प्लेट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है पिटोट ट्यूब, मेजर
पर्पज़ क्या है इसका, टू मेजर द फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी मेजरमेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पिटोट ट्यूब का यूज़ करते हैं। ये भी एग्जाम में आता है। इसमें बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूजन में होते हैं, पिटोट ट्यूब में डिस्चार्ज को टिक कर देते हैं, पर ध्यान देना पिटोट ट्यूब का काम क्या है, फ्लूइड फ्लो वेलोसिटी को मेजरमेंट करने के लिए होता है। ये हमारे पास क्या है, एक पिटोट ट्यूब है, इसको हम लोग किसी पॉइंट पे हमको पता करना है कि यहाँ पे क्या वेलोसिटी है, तो इसको लगाते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, बाय हेल्प ऑफ फार्मूला वहाँ से पता कर लेते हैं कि कितना वेलोसिटी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास नॉचेज एंड वियर्स। नॉचेज हमारे पास क्या होता है, ये देखिए ये नॉचेज है हमारे पास। ठीक है, नॉचेज हमारे पास यहाँ पे नॉचेज ए मेटेलिक प्लेट, हमने यहाँ पे एक मेटेलिक प्लेट लगा रखी है, यूज टू मेजर द रिलेटिवली स्मॉलर डिस्चार्ज। देखिए नॉचेज में और वियर में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जो छोटे छोटे से डिफरेंस है ये अच्छे मतलब इजीली क्लियर नहीं होते। ये मेटेलिक प्लेट है और ये क्या है, एक मैसनरी स्ट्रक्चर है। ये जो नॉचेज होता है ये रिलेटिवली स्मॉलर डिस्चार्ज को मेजरमेंट करने के काम में आता है, जबकि वियर जो होता है ये क्या है, हमारे पास लार्ज डिस्चार्ज को मेजरमेंट करने के काम में आता है। इस तरीके से आप इसका डिफरेंस समझेंगे ना तो आपको क्लियर हो जाएगा। नॉचेज ए मेटेलिक प्लेट यूज टू मेजर रिलेटिवली स्मॉलर डिस्चार्ज, रिलेटिवली स्मॉलर, जैसे कि इसमें एग्जांपल क्या है, फ्लूम है, वाटर लाइनिंग है, ईटीसी। ठीक है, कोई कैनाल है उसका वाटर में क्या करने के लिए, पता करने के लिए, छोटा सा कोई इस तरीके का पास कर रहा है कहीं से वाटर, और ये हमारे पास क्या है, ये वी नॉचेज है। इसी तरीके से ये रेक्टेंगुलर नॉचेज भी होता है, और हमारे पास कौन सा होता है, रेक्टेंगुलर भी होता है। जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, इसका जो शेप है, ये वाला जो शेप बना हुआ है, ये कैसा बना हुआ है, यहाँ पे ये बना हुआ है हमारे पास ट्रायंगुलर, ये कैसा हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है। तो इस तरीके का हमारे पास क्या होते हैं, नॉचेज होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो जाना चाहिए। मेसनरी स्ट्रक्चर है और ये मेटेलिक प्लेट लगा करके हम लोग वहाँ से फ्लो करा रहे होते हैं। नेक्स्ट है करंट मीटर। पर्पज़ क्या है इसका, करंट मीटर, ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। पर्पज़ यूज टू मेजर वेलोसिटी ऑफ द फ्लो एट डिफरेंट डेप्थ्स अक्रॉस द स्ट्रीम। कोई भी हमारे पास स्ट्रीम है, उस स्ट्रीम का हमारे को क्या पता करना है, वेलोसिटी पता करना है। तो आपको पता होगा यहाँ पे 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, जब आप लोग थोड़ा सा इसको हाइड्रोलॉजी में आपको पढ़ने को मिलेगा कि 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे और 3 पॉइंट, 1 2 और 3 पॉइंट पे हमारे को पता चलता है। तो हम लोग वहाँ से पता करते हैं 0.2, 0.6, 0.8, उसी तरीके से 0.2, 0.8 और 0.2। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं कि 3 पॉइंट्स पे, 2 पॉइंट्स पे, 1 पॉइंट पे बाय हेल्प ऑफ द करंट मीटर हम लोग किसको पता करते हैं, वेलोसिटी को। अगर आपको एक बार वेलोसिटी पता चल जाए कि किस वेलोसिटी से वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, तो उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल टू किसको होता है, डिस्चार्ज के इक्वल होता है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं सम अदर इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा है, इसको देखिए, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। तो एपरेटस एंड पर्पस, फर्स्ट है हमारे पास करंट मीटर। ये तो अभी हमने करंट मीटर पढ़ाई है जस्ट, टू मेजर द वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट डिफरेंट डेप्थ अक्रॉस द स्ट्रीम। कोई भी स्ट्रीम है हमारे पास, तो इसमें डिफरेंट डेप्थ है हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से है, तो एक डेप्थ ये हो जाएगा, एक डेप्थ ये होगा, एक डेप्थ हो इस तो होगा 0.2, 0.6, 0.8। जो डेप्थ है हमारे पास टोटल एच है, तो 0.2 है, 0.6 है, 0.8 है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट डेप्थ पे वेलोसिटीज़ पता करते हैं। फिर वी एवरेज हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। वी एवरेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वी 0.2 प्लस कितना हो जाएगा, वी 0.8 बाय किसको हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, वी एवरेज होगा। वी एवरेज है क्रॉस सेक्शन एरिया, अगर आपको पता है दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्चार्ज मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप डिस्चार्ज का वैल्यू पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर, टू मेजर द एटमॉस्फेरिक रिलेटिव ह्यूमिडिटी का अगर आपको पता करना है तो हाइग्रोमीटर का हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एनीमोमीटर, टू मेजर द विंड वेलोसिटी। विंड वेलोसिटी को किसकी हेल्प से पता करते हैं हम लोग, एनीमोमीटर की हेल्प से विंड वेलोसिटी पता करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इमॉप कोन, ये हमारे पास है टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ सेटलेबल सॉलिड इन ए स्पेसिफाइड वॉल्यूम। हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस तरीके का हमारे पास एक क्या होता है, इमॉप कौन होता है, इस तरीके का होता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास इस जैसे यहाँ पे ये वाटर है और इसमें क्या है, सिस्टम ये सॉलिड है, तो एक स्केल होता है, उसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, पता कर लेते हैं कि इसमें कितना मतलब क्या है, हमारे पास सेटलेबल सॉलिड प्रेजेंट है, उसके वॉल्यूम को किसकी हेल्प से, इमॉप कौन की हेल्प से पता कर लेते हैं। नेक्स्ट है मफल फर्नेस, टू मेजर द अमाउंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स है, ध्यान देना, नॉन वॉलेटाइल सॉलिड्स को हम लोग क्या करते हैं, पता करते हैं बाय हेल्प ऑफ द मफल फर्नेस। नेक्स्ट है जेलदाल एपरेटस,
अब ये एग्ज़ाम में गेट में 2 बार पूछा गया है कि जलदार एपरेटस क्या है, जलदार नाइट्रोजन क्या होती है। तो यहाँ पे देखना टू मेजर द अमाउंट ऑफ टोटल नाइट्रोजन। और टोटल नाइट्रोजन में कौन सा आता है हमारे पास, ये इसमें आता है फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया होती है। फ्री अमोनिया और ऑर्गेनिक अमोनिया का जो समीशन है उसको हम लोग टोटल नाइट्रोजन बोलते हैं। और वही क्या है, जलदार एपरेटस की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। नेक्स्ट है जार टेस्ट एपरेटस टू मेंटेन द एलम कंटेंट इन द, जो भी हमारे पास वाटर होता है उसमें कितना एलम कंटेंट है उसको हम लोग फाइंड करते हैं बाय हेल्प ऑफ द जार टेस्ट एपरेटस। ये हमारे पास जो 4 एपरेटस थे इनको हम लोग किस में पढ़ते हैं, अपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में देखते हैं। और बाकी जो इससे पहले वाले थे ये हमारे पास हाइड्रोलॉजी और फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड थे। ठीक है, तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने जितने भी इन टॉपिकों को बताया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो आपको इजली एक वीडियो में देखने को नहीं मिल रहे होते हैं। ये बहुत सारे टॉपिकों से, जगह जगह से एक एक टॉपिक को उठा करके बनाया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इनके दोनों पार्ट्स को, पहले फर्स्ट पार्ट को अच्छे से स्टडी करिए, फिर सेकंड पार्ट को अच्छे से स्टडी करिए। आप इन दोनों पार्ट को अगर अच्छे से स्टडी कर लेते हैं, बिलीव कीजिए आपको हर एग्ज़ाम में 2 या 3 और किसी किसी एग्ज़ाम में तो आपको मोर देन 5 क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे 100 क्वेश्चंस आ रहे होंगे जो देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल से हैं, बहुत ही सिंपल वे में मैंने कोशिश की आपको बताने की। मैंने टॉपिकों को बहुत डिटेल में नहीं समझाया, क्योंकि ये टॉपिक सारे आप जो हमारा एसएससी जेईई का जो मॉड्यूल है चल रहा है वहाँ पे हमने ऑलरेडी इनको सबको डिटेल में बताया हुआ है। बट